हुआ है ना रिकॉर्डिंग? है दादा। गुड इवनिंग नंदिनी। Good evening, sir. गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। हाँ सर, सबको गुड इवनिंग। नंदिनी, नमनी। ओके, तो सर जीएसटी क्लास है और जीएसटी पढ़ना है। जीएसटी में हम लोग एक हार्डकोर डिस्कशन कर रहे हैं सर। हार्डकोर जीएसटी का वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है लास्ट 2-3 क्लास से। आज भी उसमें कंटिन्यूएशन होगा बिकॉज आईटीसी, हाँ सर, जीएसटी सीखेंगे और आईटीसी को डिटेल्स में नहीं सीखेंगे, ये शोभा नहीं देता। इसलिए जीएसटी का डिटेल, जैसे आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना सर। मतलब अगर सिंप्लिसिटी किया जाए या फिर एक लेमैन की तरह समझा जाए, आप परचेस के टाइम पे जो टैक्स पे करते हो, से फॉर एग्जांपल आप कोई पेन अच्छा एक बात है, एवरीथिंग इज फॉर बिजनेस पर्पस। हाँ, पर्सनल रीजन में परचेस करोगे तो आईटीसी नहीं मिलता। से फॉर एग्जांपल ये पेन मानो कि मैं बिजनेस के लिए परचेस किया, तो ये चीज़ रोज बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, ये पेन मैंने बिजनेस के लिए परचेस किया, मतलब फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब मुझे इसको बेचना है। फिर से किससे खरीदना है? चलो मान लेते हैं कि मैं इसको जियाउल से परचेस कर देता हूँ। हाँ जियाउल बेचेगा, मान कि ये तेरा है तो मेरे को बेच रहा है। हाँ सर। ठीक है, तो जियाउल इस पेन वगैरह का होलसेलर है सर। तो मैंने जियाउल से लिया और फिर इसको रिटेल करूंगा, या फिर ऐसे सोचो कि जियाउल मैन्युफैक्चरर है और मैं होलसेलर हूँ, फिर मैं रिटेलर को बेचूंगा। तो जियाउल इस पेन का, ऐसे ये सब पेन का दाम होता है सर 2000 का दाम होगा कम से कम, 1500-2000 के पास दाम हो ही जाता है। तो मानो कि इसका 2000 का दाम है, जियाउल ने मेरे को 2000 में बेच दिया, होलसेलिंग प्राइस में ही दिया। मैंने इसके ऊपर थोड़ा प्रॉफिट लगाऊंगा और फिर रिटेल को दूंगा, लेकिन इसके बीच में सरकार छोड़ेगा नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको छोड़ने वाला नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा टैक्स लेने के लिए रेडी है। हाँ सर, क्यों क्यों नहीं लेगा? देना तो पड़ेगा उनको, नहीं तो वो कैसे चलेगा? मतलब सरकार टैक्स लेगा ही सर, हम कुछ नहीं कर सकते और हमें भी देना चाहिए। अब पहले ना सिर्फ डायरेक्ट इनकम टैक्स होता था, ये इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम मतलब जीएसटी, इससे पहले जैसे वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स होता था, ये सिस्टम उतना भारत में डेवलप नहीं था। लेकिन जब गवर्नमेंट ने देखा कि पब्लिक खुद से टैक्स तो नहीं देगा, तब इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को इतना ज़्यादा डेवलप किया गया। और आज के डेट में इनकम टैक्स से ज़्यादा इनकम गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स से करते हैं, लाइक जीएसटी, कस्टम्स वगैरह से करते हैं, जिसका नाम पहले 2017 से पहले ये वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, ठीक है, कस्टम्स अभी भी है, ये सब नाम से जाना जाता था। तो कहने का मतलब है 2000 का प्रोडक्ट है, मैंने मानो 10% टैक्स दिया, से फॉर एग्जांपल, या 18%, जो भी सोचो आप, ठीक है, मैं 10% थोड़ा इजी कैलकुलेशन के लिए बोल दिया। 2000 का प्रोडक्ट है, मैंने 10% टैक्स दे दिया, तो सरकार के घर में मैंने कितना दे दिया सर? 200। 2000 का 10%, ठीक बोला कि नहीं? हाँ सर। तो मैंने सरकार को 200 दिया टैक्स के तौर पे, 2000 के ऊपर 10% लगा के, तो एक्चुअली 2200 मेरा खर्चा हुआ। तो सरकार को मैंने 200 जो दिया ना, वो मेरा आईटीसी है। अब ये आईटीसी मेरा क्यों है? इनपुट टैक्स क्रेडिट है। जब मैं इसको बेचूंगा, मानो कि मैंने 2000 के ऊपर फिर से 300 का 500 का प्रॉफिट लगाया, ठीक है, 500 का मैंने प्रॉफिट लगाया। ऐसे ये सब चीज रोज रोज नहीं बिकता। 500 का मैंने प्रॉफिट लगाया और 2500 का दाम रखा, फिर ये रिटेलर को बेच रहा हूँ। रिटेलर क्या कर रहा है, मेरे से 2500 का चीज ले रहा है और मैं रिटेलर से टैक्स चार्ज कर रहा हूँ। मुझे करना ही पड़ेगा, ये टैक्स मेरा नहीं है, गवर्नमेंट का है। तो 2500 का 10% कितना हो जाएगा? 250। अब गवर्नमेंट बोल रहा है दो 250 दो। जैसे ही मैंने रिटेलर को बेचा ना, गवर्नमेंट एकदम तुरंत आ जाएगा, भागा भागा दौड़ा दौड़ा आ जाएगा, दो मेरे को 250 दो। फिर मैं गवर्नमेंट को क्या बोलूंगा? ना 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 ना, 50 টাকা দেবো। हाँ, मैं गवर्नमेंट को 50 रुपया दूंगा, क्योंकि मेरे पास 200 का, क्या बोला सियावल?
क्रेडिट है 200 का। क्रेडिट है मेरे पास 200 का। तो इन सिंपल ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का खेल है। ये सब चीज़ आप लोगों को मैंने लास्ट 2-3 क्लास में डिटेल्स में समझाया, और ये तो एकदम बेसिक चर्चा है। मैं बेसिक्स ऑफ जीएसटी के अंदर भी ये पॉइंट पे बात करता हूँ आपसे। तो फिर आज क्या नया बात करने वाला हूँ सर? आज मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूँ, और वो बात है सर ब्लॉक क्रेडिट। सर ब्लॉक क्रेडिट क्या है, या अपॉर्चनमेंट ऑफ क्रेडिट। सर ये अपॉर्चनमेंट ऑफ क्रेडिट या ब्लॉक क्रेडिट क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा? हाँ सर, क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसा ऐसा बिजनेस है, या ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, या ऐसा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस के अंदर जिसमें क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा। ये जैसे मैंने 200 का क्रेडिट ले लिया ना, गवर्नमेंट जैसे ही मेरे को बोला 250 दो, मैं उसको क्या बोला गवर्नमेंट को कि नहीं नहीं आपको तो 200 दिया था, मेरे तरफ से 200 आपको मिला था, अब 250 मत मांगिए, 50 ही मांग सकते हैं आप, बाकी मेरे पास क्रेडिट है आपका, तो मैं वो क्रेडिट यूज करूंगा। और ये क्रेडिट कैसे मिलता है ये मैंने आपको समझा देता हूँ सेक्शन 16 के अंदर, है ना। किस तरह से क्रेडिट एडजस्टमेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पे gst.government.in में, मतलब जीएसटी साइट में जाके कैसे आप लेजर देख सकते हो, ठीक है। जब आप एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर काम करोगे, या फिर एज ए जीएसटी रिटर्न फाइल करोगे, आप खुद आपका डिटेल्स चेक कर सकते हो जीएसटी के साइट में जाके। सो ये तो बस सिंपल सॉफ्टवेयर कर लेगा, लेकिन खेल जो है वो लॉ के अंदर है। पूरा का पूरा जो खेल है ये लॉ के अंदर है। ये जीएसटी लॉ किस तरह से अलग अलग फॉर्म भी रखा है, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 3B आज के डेट में सबसे पॉपुलर माना जाता है। इसमें कॉन्सोलिडेटेड वे में सेलर बायर का डिटेल्स रखा जाता है। आगे आगे मैं फॉर्म के बारे में और डिस्कस करूंगा आपसे। तो आज का डिस्कशन जो है ब्लॉक क्रेडिट, ये ब्लॉक क्रेडिट थोड़ा डिटेल्स है, बड़ा है, मतलब काफी डिटेल्स डिस्कशन है सर ब्लॉक के अंदर, क्योंकि बहुत सारा ब्लॉक क्रेडिट का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब क्रेडिट ब्लॉक कर देगा गवर्नमेंट, सर कब किस केस में करता है इसका डिटेल्स जानकारी लेना चाहिए आपको, ठीक है। तो चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको ब्लॉक क्रेडिट के बारे में बात करता हूँ। लैंग्वेज से तो समझ में आ ही रहा होगा कि क्रेडिट ब्लॉक कर देगा, लेकिन कब, क्यों, किस लिए, ये जानना जरूरी है। बात समझ में आया? बस इतना बता दो मुझे सर, समझ में बात आया? यस सर। ये सब बेसिक चर्चा था, एकदम फर्स्ट क्लास में बोला था। उसके बाद कैसे क्रेडिट मिलता है ये भी समझाया था। फिर आपको ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का क्या सिनारियो बनता है ये भी मैंने बताया था। ये सब बेसिक चर्चा हो गया, अब उतना बेसिक और नहीं है, अभी डिटेल्स अंदर की बात है सर। ये जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर आपको मैं एकदम लेटेस्ट जो 31 अप्रैल 2021 के बाद 21 तक जो भी अमेंडमेंट है वो सब आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ 2021 अप्रैल तक, ठीक है। वो नॉर्मली एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर, हम लोग अलग अलग डेफिनेशन जाने, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी ये भी देखा, सेक्शन 16 बहुत बहुत डिटेल्स में बात किया। फिर आ गया सर ब्लॉक क्रेडिट, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट धीरे धीरे आईटीसी में हम लोग एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं सर। तो चलिए मैं आपको ब्लॉक क्रेडिट का इतिहास भूगोल सब बताता हूँ। हाँ सर, ब्लॉक क्रेडिट का इतिहास भूगोल सब समझना है। भूगोल मतलब कैरेक्टर्स, इतिहास मतलब हिस्ट्री, ठीक है। तो सर ये सेक्शन 16 था, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी। इसमें और नहीं बात करना, बहुत कर लिया। अगर किसी ने क्लास मिस किया या नहीं कर पाया प्लीज मस्ट गो थ्रू। इलस्ट्रेशन भी किया सर, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोविजंस बोला, इलस्ट्रेशन किया, एग्जाम्पल किया, आइडिया क्लियर होना चाहिए। लास्ट वीक तो ये भी डिस्कशन था, काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन था। बिल टू शिप टू मॉडल याद है? हाँ सर, बिल टू शिप टू मॉडल, हाँ सर। है ना, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। इसमें भी एग्जाम्पल देखा हम लोगों ने। फिर हम लोग फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बारे में बातचीत किया। गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स, अगर लॉट में होता है तो जब तक लास्ट लॉट नहीं मिलता तो क्या होता है, ठीक है। 180 दिन के अंदर किस तरह से खेल बनता है, ये सब अलग अलग एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने। फिर ये हरक्यूलस मशीनरी का भी एग्जाम्पल देखा। देखते देखते आ गए सर कहाँ,
ये कहाँ आ गए हम सर? अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट अपोर्शन भी होता है और क्रेडिट ब्लॉक भी किया जाता है। क्रेडिट अपोर्शन भी होता है और क्रेडिट ब्लॉक भी किया जाता है। अब देखना यही है कि सर ब्लॉक क्रेडिट कब होता है और अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट कब होता है। इसको समझने के लिए हमें सेक्शन 17 का सवारी करना होगा। जीएसटी एक्ट के अंदर सेक्शन 17, सेक्शन 17 में भी काफ़ी सारा सबसेक्शन है। हाँ सर, ऐसे अगर सिंपल कहा जाए तो सेक्शन 17 हमें अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट का डिटेल्स जानकारी देता है, लेकिन अलग अलग सबसेक्शन के अंदर हमें सेक्शन 17 का और भी अलग अलग रूप देखने को मिलता है। अलग अलग गुड्स, अलग अलग सर्विस, अलग अलग प्रोडक्ट का हिसाब किताब देखने को मिलता है। तो सेक्शन 17 क्या क्या सेक्शन हमें रीड करना होगा या समझना होगा लॉ में, जीएसटी लॉ में, ये थोड़ा देख लो। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5 बहुत वाइटल है। सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 5 के अंदर भी थोड़ा बहुत और भी क्लॉज है। और क्या सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में ज़्यादा डिटेल्स आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर सेक्शन 17 सबसेक्शन 6 एंड रूल 38 का एक एरिया है, ठीक है, जो बैंकिंग कंपनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए स्पेशली बना हुआ है। रूल 38, जैसे सेक्शन 16 में 37 रूल देखा था वैसा, और 38 के अंदर भी कुछ सबसेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो सर देरी नहीं करना है, चलो आपको मैं इसका एनालिसिस करना चालू करता हूँ। ये सेक्शन 17 अंदर से क्या है और क्या बात करता है। तो अगर आप थोड़ा देखें तो सेक्शन 17 रिक्वायर्स अपॉर्शनमेंट एंड कंटेंट कॉन्कोमिटेंट रेस्ट्रिक्शंस ऑफ आईटीसी। मतलब कहने का मतलब इतना सिंपल है कि भाई किसी किसी केस में आईटीसी पे रेस्ट्रिक्शन लगा देगा, ठीक है। कौन आ गया? किसी किसी केस में आईटीसी में रेस्ट्रिक्शन लगा देगा और किसी किसी केस में आईटीसी में अपॉर्शनमेंट करने का मौका देगा आपको। सर कब, क्यों, कैसे? सर थोड़ा वेट करो, अभी धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। हड़बड़ करके क्या होगा ना, आधा अधूरा हो जाएगा, थोड़ा डिटेल्स जानकारी लेना चाहिए। तो ये जो अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी का बात मैं कर रहा हूँ, ये एक्चुअली सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 में बोला है। सर क्या है? द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रेडिट स्कीम्स अंडर वैल्यू एडेड टैक्स इज दैट tax paid on inputs and input services and capital goods can be availed as credit only when the output is taxable. सर कहने का मतलब क्या है? एक सिंपल तरीका समझो बात को समझने का। क्रेडिट तभी क्लेम कर सकते हो अगर जब आप उसको सेल करते हो तो वो टैक्सेबल प्रोडक्ट हो। मतलब ऐसा जरूरी है क्या कि जिस प्रोडक्ट ने मतलब आपने जिस रॉ मटेरियल परचेस करके प्रोडक्ट को बनाया था, रॉ मटेरियल पे टैक्स था, बट आप जब उसको सेल कर रहे हो वो टैक्स फ्री है? क्या ऐसा हो सकता है? प्लीज टेल मी। लोगों ने एक एग्जांपल बेसिक एकदम इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में बताया था आईटीसी का, जीएसटी आईटीसी में इंट्रोडक्शन में एक एग्जांपल लिया था कि आपने एक प्रोडक्ट लिया ए, आपने एक प्रोडक्ट लिया बी, आपने एक प्रोडक्ट लिया सी, ठीक है। तो ए बी सी अलग अलग प्रोडक्ट आपने परचेस किया और से फॉर एग्जांपल आपने जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो मार्केट में, हो सकता है कि वो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो टैक्स में एग्जेम्पशन है। तो ये ए बी सी मान के चलो आपका रॉ मटेरियल है। तो ऐसा हो सकता है कि आपने जो रॉ मटेरियल परचेस किया उसका अलग अलग टैक्स रेट था और वो सभी टैक्सेबल था, लेकिन आपने जब आउटपुट किया मतलब सेल किया, अगर आपका आउटपुट टैक्स एग्जेम्प्ट है आपके प्रोडक्ट पे, से फॉर एग्जांपल आपने कोई जेड प्रोडक्ट बनाया और वो जेड प्रोडक्ट टैक्स फ्री है, तो क्या आप इसमें आईटीसी क्लेम कर पाओगे? बात समझ में आ रहा है सर? आपने टैक्स दिया था जब आपने परचेस किया था, तब आपने इसमें 100 टैक्स दिया, इसमें 120 टैक्स दिया, इसमें 80 टैक्स दिया, बट जब आप सेल कर रहे हो ये टैक्स एग्जेम्प्टेड है। मतलब जो भी परचेस करेगा गवर्नमेंट बोल दिया कि भाई टैक्स नहीं लगेगा इसमें। ऐसा हो सकता है, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है। तो जब एग्जेम्प्टेड कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट सामने आ जाए वो टैक्स फ्री हो जाएगा, ठीक है। और तब आपने जो आईटीसी आपका गिवन है ना, जो भी आपका क्रेडिट दिख रहा है वो आईटीसी आप क्लेम नहीं कर पाओगे अगर आप आउटपुट टैक्स नहीं लेते हो। तो मतलब आप नहीं लेते हो मतलब बेसिकली वो एग्जेम्प्टेड है, कस्टमर खुद नहीं पे करेगा आपको।
समझ में आ रहा है सर? बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा और डिटेल्स में समझते हैं सर। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रेडिट स्कीम्स अंडर वैल्यू एडेड टैक्स इज दैट टैक्स पेड ऑन इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज मतलब इनपुट मतलब परचेस, जब आपने परचेस किया, ठीक है, इनपुट सर्विस परचेस किया, कैपिटल गुड्स परचेस किया, कैन बी एबल्ड एज क्रेडिट ओनली व्हेन, आप तभी क्रेडिट एबल कर सकते हो जब आप आउटपुट, आप जब उसको सेल करोगे, वो सेल टैक्सेबल मतलब टैक्सेबल सेल हो तो ही, अदरवाइज नहीं। 10 व्हेन टैक्स इज नॉट पेएबल ऑन आउटपुट, अगर आउटपुट में टैक्स पेएबल नहीं है, क्रेडिट कैन नॉट बी एबल्ड, उसमें क्रेडिट आप एबल नहीं कर सकते। अगर आउटपुट टैक्स जीरो है या एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है तो आप उससे कैसे आईटीसी क्लेम कर पाओगे? अकॉर्डिंगली ITC under GST can be availed and utilized for payment of tax on output supply. Consequently, ITC cannot be availed when tax is not payable on output supply, that is on exempt supply. जो मैं इतना देर से बोल रहा, एक एक्सेप्शन है, exempt supply एक होता है और एक होता है only exception to the above principle is zero rated supply where ITC is available even no tax is payable on output supply. जीरो रेटेड मतलब उसमें टैक्स रेट अभी जीरो है, कल उसमें टैक्स फिर से आ सकता है, रेट जीरो है। एक होता है जीरो रेटेड, एक होता है एग्जेम्प्टेड, दोनों में फर्क होता है सर, ठीक है, जीरो रेटेड या नील रेटेड। तो नील रेटेड गुड्स में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, लेकिन जो एग्जेम्प्टेड है उसमें क्लेम नहीं कर सकते। मैं आगे आगे और एग्जांपल यूज करूंगा, क्लैरिटी होगा। जीरो का मतलब एग्जेम्प्ट नहीं, जीरो मतलब रेट है, ठीक है, जीरो या नील का मतलब वो रेट है, वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में नहीं आता। एग्जेम्प्ट मतलब उसमें टैक्स लाने के लिए आपको एक्ट में चेंज करना पड़ेगा, और रेट जीरो है मतलब आज जीरो है कल 5% भी लगाया जा सकता है। जैसे हम लोग ऐसे करते हैं ना, किसी में 12% टैक्स रेट था, 12% को 6% में ट्रांसफर कर दिया। सरकार कभी कभी करता है सुविधा के लिए, पब्लिक का सुविधा के लिए, या गवर्नमेंट को लगता है टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा, कम कर दो, 18% वाले प्रोडक्ट को 12% में ला देते हैं, 28% को 18% में ला देते हैं। वैसे ही 5% को 0% भी कर सकता है। हेलो, क्या बात समझ में आ रहा है? प्लीज टेल मी। हाँ सर। स्टोरी क्या बनता है, ध्यान से सुनो। स्टोरी मतलब रियल लाइफ। इफ अ टैक्सेबल पर्सन इज मेकिंग बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई, मानो कि आप दोनों तरह का सप्लाई करते हो, आप एक टैक्सेबल रजिस्टर्ड जीएसटी देने वाला बिजनेसमैन हो, आपके पास ऐसा प्रोडक्ट भी है जो टैक्सेबल भी है और आपके पास ऐसे प्रोडक्ट भी है जो एग्जेम्प्टेड है, तो क्या होगा? He is entitled to full credit of ITC in respect of inputs or input service and capital goods exclusively used for taxable supply. मतलब आप जो टैक्सेबल सप्लाई करते हो, ठीक है, उसमें आपको पूरा क्रेडिट मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए, लेकिन नो क्रेडिट एट ऑल फॉर इनपुट्स, इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली यूज फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई में जो आप आउटपुट सप्लाई कर रहे हो उसके लिए जो गुड्स आप यूज करोगे उसके लिए आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर अगर कॉमन इनपुट है तो, कॉमन इनपुट इन द सेंस मतलब टैक्सेबल गुड्स भी जिस प्रोडक्ट से बन रहा है, टैक्सेबल गुड्स मतलब मानो कि टैक्सेबल गुड्स का नाम है एक्स और एग्जेम्प्ट गुड्स का नाम है वाई, हो सकता है एग्जेम्प्ट गुड्स वाई, एक्स वाई दोनों प्रोडक्ट जिस इनपुट से बनता है वो इनपुट कॉमन इनपुट है, तब क्या होगा? इफ कॉमन इनपुट्स, इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स आर यूज्ड फॉर टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट सप्लाई, तब आपको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। कि जो सिंपल बात है, अगर 100 अमाउंट ऑफ टैक्स है, आपने जब इनपुट लाया था, इनपुट किया था, परचेज किया था रॉ मटेरियल, तो उसमें अगर 100 का था टोटल, तो 100 में से कितना आपका एग्जेम्प्ट में जाता है और कितना आपका टैक्सेबल में आता है, उसको प्रोपोर्शनेट वे में आपको आईटीसी में अप्लाई करना होगा। इसीलिए नाम है प्रोपोर्शनेट क्रेडिट। सिंपल बात है ना सर? प्रोपोर्शनेट क्रेडिट का मतलब समझ में आ रहा है ना भाई? जितना आप टैक्सेबल के लिए यूज करोगे उतना ही क्रेडिट आपको मिलेगा, जो एग्जाम के लिए आप यूज करोगे वो आपको क्रेडिट में नहीं मिलेगा। इसलिए स्टोरी कहता है, कहानी ये है, इफ कॉमन इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, मतलब कैपिटल गुड्स तो जानते होंगे ना आप लोग, बहुत बार बोलते हैं, मतलब जिस मशीनरी वगैरह है ना, जिससे बिजनेस का कोई प्रोडक्ट या गुड्स मैन्युफैक्चर करके मार्केट में वो बिजनेस करते हैं। सो बेसिकली जो मशीन्स वगैरह होता है, तो कैपिटल गुड्स जो भी आप टैक्सेबल मतलब बिजनेस में ला रहे हो उसमें एग्जाम सप्लाई भी हो सकता है। ओनली प्रोपोर्शनेट आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाई इज अवेलेबल। तो जितना पार्ट टोटल इनपुट टैक्स का टैक्सेबल के लिए अप्लाई होता है, सिर्फ उतना पार्ट ही आप आईटीसी के लिए क्लेम करना
एग्जेम्प्ट कैटेगरी में जो सप्लाई आप करोगे उसके लिए आप किसी भी तरह का आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। द कॉमन आईटीसी इज अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई। मैं आपको आगे आगे क्वेश्चन में दिखाऊंगा, ठीक है। आगे आगे मैं आपको प्रोविजंस को और इलाबोरेट करूंगा, ठीक है। तो आगे आगे चलो देखते हैं। एक स्पेशल पॉइंट का यहाँ पर याद रखिएगा, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट स्पेसिफाई दैट ITC may be availed on inward supplies for making zero rated supply. ITC may be availed on inward supply for making zero rated supply, notwithstanding the exempt nature of zero rated supply. Zero rated का मतलब exempt नहीं है, हाँ? Notwithstanding the exempt nature of zero rated supply. Zero rated supply is an expression that covers two kinds of supplies. एक export होता है, एक supplies to SEZ unit हो सकता है और SEZ developer हो सकता है। SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। वो एक्सपोर्ट तरह का ही होता है कि अगर आप इंडिया के अंदर जहां जहां एसीजेड है, अगर एसीजेड में कोई फैक्ट्री स्पेशल वे में बन रहा है, जो बेसिकली वहां पर जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो अल्टीमेटली एक्सपोर्ट ही होगा। तो अगर आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो एक्सपोर्ट नॉर्मली क्या होता है, एक्सपोर्ट सप्लाई नॉर्मली क्या होता है बोलो तो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं। एक्सपोर्ट में जीरो रेट लगाता है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट में अगर जीरो रेटेड है, या फिर आप एसीजेड में दे रहे हो तो उसमें अगर जीरो रेटेड है, ठीक है, जो एसीजेड डेवलपर है वहां पर जो भी सप्लाई आप कर रहे हो अगर वो जीरो रेटेड है, तो देयरफॉर आईटीसी इज अवेलेबल ऑन गुड्स एंड सर्विस यूज्ड फॉर सप्लाईज मेड इन द कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट टू एन एसीजेड यूनिट और एसीजेड डेवलपर। तो कहने का मतलब है कि अगर एक्सपोर्ट के लिए कर रहे हो या एसीजेड डेवलपर को दे रहे हो, ठीक है, तो ये तो आपका जीरो रेटेड में आएगा, एग्जेम्प्ट नेचर में नहीं लाएगा, ठीक है। एग्जेम्प्ट नेचर में नहीं है, जीरो रेटेड में है, क्योंकि एक्सपोर्ट कैटेगरी में जब किसी को कुछ सप्लाई मिलता है ना, या जो एसीजेड में है वो जो भी वहां से रिसीव करते हैं किसी भी सप्लायर से, तो वो बेसिकली वो टैक्स फ्री माना, जीरो रेटेड माना जाता है। तो ऐसे केस में क्या बोल रहे हैं सर, आईटीसी इज अवेलेबल ऑन गुड्स और सर्विस यूज्ड फॉर सप्लाईज मेड इन कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट और टू एन एसीजेड यूनिट और एसीजेड डेवलपर, इसमें आपको आईटीसी मिलेगा जीरो, लेकिन क्योंकि वो एग्जेम्प्ट नेचर का नहीं माना जाता, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल एरिया था सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में कहा। सर अब जैसे जो भी आप सुन रहे हो इस रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल देखोगे तो आपके मन में जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है क्लियर हो जाए। देखो सर, एग्जांपल्स का बहुत महत्व हो सर, एग्जांपल्स का इंपॉर्टेंस या महत्व बहुत होता है। सर अ रजिस्टर्ड पर्सन इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शूज। एक रजिस्टर्ड बिजनेसमैन है जो जूता मैन्युफैक्चर करते हैं। He gave 50 pairs of shoes to his friends free of cost. जूता मैन्युफैक्चर करके अपने दोस्त को 50 पेयर जूता दिया। क्या लगता है दोस्त को जो जूता दिया फ्री ऑफ कॉस्ट में आईटीसी मिलेगा क्या? प्लीज टेल मी, दोस्त को नो सर, क्यों नहीं मिलेगा? पहले बिकॉज हाँ? बिजनेस पर्पस नहीं हुआ, जैसे पहले आप समझाए थे ना, Thank ये you, तो sir. मैंने रिलेटेड पार्टी है इसीलिए। मतलब बेसिकली जीएसटी में आप लोग शुरू के क्लास से आप सुन रहे होंगे कि अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो फिर जीएसटी नहीं है ना। सप्लाई में भी देखे होंगे, इससे पहले वाला हाँ चैप्टर पे देखे होंगे, अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो फिर वो जीएसटी कहाँ से आएगा, है ना। चार्ज में भी देखे होंगे, फर्दरेंस होना जरूरी है, बिजनेस होना जरूरी है। तो ये दोस्त को जो बेच रहा है ना, बेच तो नहीं रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा है, तो बिजनेस कहाँ है? सो ये पर्सनल नेचर का है, ये बात दिमाग में समझिएगा, बिकॉज एग्जाम में इस तरह का पर्सनल नेचर बहुत पूछते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि इसमें जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, आईटीसी अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। भाई जो बिजनेस नेचर का है नहीं उसमें आईटीसी किस बात का। So ITC on inputs and input service attributable to such 50 pair of shoes being used for non-business purpose will not be available. मतलब इस जूता को बनाने में, ये जो भी जूता यहाँ पर 50 पेयर का जूता जो बनाया, कि इसको बनाने में जो रॉ मटेरियल है सर वो तो फ्री में नहीं आया था। हाँ सर, रॉ मटेरियल हो सकता है उन्होंने हजार टका का रॉ मटेरियल लाया था, उसमें 18% का जीएसटी दिया था, हो सकता है। इसको मार्केट में बेचता तो 2000 का इनकम करता, उसमें 18% जीएसटी फिर से क्लेम करता। 1000 का रॉ मटेरियल यूज किया, 2000 का प्रोडक्ट प्राइस होता, उसमें 18% जीएसटी होता,
कलेक्ट करता कस्टमर से, गवर्नमेंट को देता। 2000 का 18% 360, तो 360 और उधर 180, तो 360 से 180 का क्रेडिट मिलना चाहिए था। लेकिन क्या ये 180 का क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है सर? क्योंकि टैक्स भी तो कलेक्ट नहीं हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, तो टैक्स भी तो नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, जिसमें आउटपुट टैक्स ही नहीं है उसमें आईटीसी किस बात का? স্যার এটা গিফট টাইপ ধরা যেতে পারে তো? हाँ ऑब्वियसली, काइंड ऑफ। गिफ्ट के बारे में आगे आगे बात करूंगा, गिफ्ट के ऊपर स्पेशल बात है सर, आगे करूंगा, बहुत लंबा डिस्कशन है। तो आपको यहाँ पर आईटीसी क्लेम नहीं मिलेगा। जीएसटी में जब आप लोग प्रैक्टिकली काम करोगे ना, चार्टर्ड फार्म हो, कॉस्ट फार्म हो, सीएस फार्म हो, आपको बहुत काम करना पड़ेगा ये सब चीज़ों में। क्लाइंट आएंगे, केस होगा, केस देखना होगा, गवर्नमेंट के साथ भी केस चलता रहता है। जीएसटी को लेकर आजकल बहुत ज़्यादा मारपीट होता है सर, मारपीट इन द सेंस लीगल मारपीट। गवर्नमेंट भी छोड़ना नहीं चाहेगा सर। क्रूसेड बताया ना आप लोगों को, हाँ कितना सारा लोग पकड़ा जा रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत ज़्यादा फंस रहा है। हाँ डुप्लीकेट वे में जीएसटी क्रेडिट निकाल रहे हैं, करोड़ों का डुप्लीकेट क्रेडिट हो रहा है, करोड़ों का। ये लास्ट दिन दिखाया था आपको सर वो मुंबई क्या में। है, आज न्यूज में आ रहा था कौन सा चीज़? इंस्टीट्यूट के बारे में, क्या पार्लियामेंट में क्या हुआ? मैंने अभी तक कुछ अपडेट नहीं दिया रे, सुबह से क्लास में। मार्च कर देगा कि ना क्या कर देगा बोल रहा है, किसको मार्च करेगा? तीनों इंस्टीट्यूट को बोल रहा है ऐसे ही कुछ। मार्च कर देगा? कर देने दो, मजा आएगा। मार्च कर देना चाहिए। पता नहीं, मैंने अभी तक देखा नहीं। जो भी करेगा, जो भाई मेरे हिसाब से देश में जो अच्छा हो वो करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी मैंने कुछ देखा नहीं पार्लियामेंट में क्या हुआ है। तू तू बोला, अगर मैं देखूंगा, अगर तेरे पास कोई न्यूज़ है तो मेरे को सेंड करना। मैंने सुबह से क्लास लेके ही बिजी हूँ और मेरे को टाइम नहीं मिला, ठीक है सर। भेजना मेरे को। रजिस्टर्ड पर्सन, तो फिर ये समझ में आ गया आपको कि यहाँ पर आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। रजिस्टर्ड पर्सन मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट एक्स, ठीक है, चार्जेबल टू 18% जीएसटी, प्रोडक्ट वाई चार्जेबल टू नील रेट ऑफ जीएसटी। ध्यान से समझिएगा सर। रजिस्टर्ड पर्सन एक प्रोडक्ट एक्स बना रहा है जिसमें 18% जीएसटी है, प्रोडक्ट वाई बना रहा है जिसमें नील रेट ऑफ टैक्स है, एंड प्रोडक्ट जेड विच इज एक्सपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। एक्सपोर्ट में टैक्स माफ है, एक्सपोर्ट को जनरेट करने के लिए, मतलब देश का एक्सपोर्ट बढ़े तो फॉरेन एक्सचेंज आता है ना। सुबह ग्रुप 2 का क्लास चल रहा था, ग्रुप 2 CSEMA फाइनल का, उसमें आप लोगों को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का क्लास था, तो उसमें मैं यही बात कर रहा था कि एक्सपोर्ट को इन्हांस करने के लिए, ठीक है, एक्सपोर्ट को इन्हांस करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारा स्कीम्स चलाते हैं, और देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फॉरेन एक्सचेंज में देश कमाएगा। और भारत अभी वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है सर, वर्ल्ड का। चाइना हमसे बहुत आगे है, बट फिर भी हम लोग 5th है। मतलब चाइना दुनिया भर में बहुत अच्छा बिजनेस करता है, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसके लिए अगर भारत को दुनिया के सामने मतलब एनिमी से भी बांधना पड़े, ठीक है। देखा आप लोग उस दिन OIC के मीटिंग में चाइना क्या कर रहा था? OIC मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसमें 49 इस्लामिक जो नेशंस है वो वहां पर मीटिंग कर रहा था अपने बीच में बुरा भला देखने के लिए। चाइना भी चला गया, क्योंकि चाइना का क्या है कि इंडिया के पीछे पड़ जाए कैसे भी करके, ये चाइना का हमेशा होता है। और वहां पर इमरान खान चालू कर दिया है कश्मीर कश्मीर चिल्लाना, जैसे कि सब सब मतलब कश्मीर क्या पूरा भारत ले लो ना, भारत नाम मिटा दो, पाकिस्तान लिख दो, इंडिया की जगह पाकिस्तान लिख दो, मतलब दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। और अब समझ रहे हो ना, मतलब वर्ल्ड लेवल में फिर से कश्मीर इशू कश्मीर इशू। अरे इशू क्या है? एक तो POK हड़प के रखा है, हम लोग चुप है बिकॉज वार नहीं चाहते। अगर चालू हो जाएंगे तो फिर वर्ल्ड वॉर चालू हो जाएगा, बिकॉज आज के सिचुएशंस में हालत ऐसा है कि कुछ भी करने जाओ वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। कौन किसके फेवर में, कौन किसके अगेंस्ट में, भगवान जाने, क्योंकि सबको अपना अपना फायदा चाहिए। वहां पर भी चालू हो गया कश्मीर कश्मीर कश्मीर। जैसे कश्मीर लेके आया था, एक तो जो पाकिस्तान में है वो भी भारत का है, सोचना चाहिए। एक बलूचिस्तान को संभालना नहीं जाता, अपने देश संभाला नहीं जाता, कश्मीर कश्मीर। भारत ले ले भाई, भारत ही ले ले पूरा।
सीरियसली। और चाइना को क्या है, वो कैसे भी करके भारत को क्या करना चाहता है, बिकॉज उसको पता है कि अगर कोई उसको टक्कर दे सकता है एशिया में तो वो इंडिया है, और इंडिया का बिजनेस दुनिया भर में दबे रहे। और भारत को अगर डिफेंस मामले में उलझ के रखेगा, पाकिस्तान या जो भी, तुर्की बहुत खतरनाक है, अगर ये सब कंट्री से भारत को ये डिफेंस के मामले में उलझ के रखेगा तो फिर भारत प्रोडक्शन में ध्यान नहीं दे पाएगा। ध्यान कैसे देगा, सारा पैसा तो डिफेंस में चला जाएगा, गोला बारूद और मारपीट में चला जाएगा। ये तुर्की पाकिस्तान यही तो चाहते हैं। और चाइना का क्या है, वो अपना बिजनेस बूस्ट करेगा, क्योंकि चाइना में तो इस्लामिक को लेके कोई कनेक्शन है नहीं उसका, बुद्धिज्म फॉलो करते। सो पॉइंट क्या है, आप समझ रहे हो ना। तो चीजों को समझो कि भारत के लिए अच्छा बुरा भला जो भी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो भारत के पीछे बहुत लोग पड़े रहते हैं, और चाइना तो अभी सुपर पावर बन गया ना एशिया का, यही प्रॉब्लम है। लेकिन बनने दो उनको सुपर पावर, बट हमें भी अपना जगह बनाना चाहिए चुपचाप से। बस इंटरनल लेवल में भारत शांति बना के रखे, इंटरनल लेवल में भारत एक दूसरे को समझे, ना कि एक दूसरे के प्रति खराबी दिखे। ये चीज देखना बहुत जरूरी है, इंटरनल मैटर को समझना, मतलब एज ए भारतीय एक होना बहुत जरूरी है कि भाई हम भारत के हैं और हम भारत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये चीज बहुत चाहिए। बट आजकल क्या है ना, भारत के अंदर भी लोग भारतीय नहीं होते। हाँ, हम भारत में जन्मे हैं तो भारतीय नहीं, भारत में जन्मने से कोई भारतीय नहीं हो जाता। भारत के मिट्टी के साथ जोड़ना जरूरी है, भारत के कल्चर के साथ जोड़ना जरूरी है, तभी आप भारतीय कहलाओगे। जन्म होने से थोड़ी ना है। हम अमेरिका में जन्मेंगे तो हम अमेरिकन बन जाएंगे, नहीं, मुझे अमेरिका के साथ जोड़ना पड़ेगा, वहां के कल्चर के साथ जोड़ना पड़ेगा, तो भी हम अमेरिकन कहलाएंगे। अगर कोई बोलेगा नहीं हम कल्चर को ही बदल देंगे मारपीट तो होगा, यही प्रॉब्लम है। आगे चलो। रजिस्टर्ड पर्सन मैन्युफैक्चर्स ए प्रोडक्ट एक्स चार्जेबल टू 18% जीएसटी, प्रोडक्ट वाई चार्जेबल टू नील रेट ऑफ टैक्स, एंड प्रोडक्ट जेड व्हिच इज एक्सपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। मैं एक्सपोर्ट बोलते बोलते कितना सारा पॉलिटिकल मैटर बता दिया। तो बेसिकली हमें एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए जीरो रेटेड या नील रेटेड कर दिया गया, और वो भी अंडर बॉन्ड। मतलब आजकल क्या है, बॉन्ड के थ्रू से कॉन्ट्रैक्ट करके एक्सपोर्ट को फ्री करके रखा है, नील रेटेड करके रखा है ना। यहाँ पर खेल देखो सर, रजिस्टर्ड पर्सन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एक्स चार्जेबल टू 18% जीएसटी, प्रोडक्ट वाई जो है वो नील रेट ऑफ टैक्स है, और जेड एक्सपोर्ट हो रहा है। नाउ ऑल दी थ्री प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कॉमन इनपुट्स, all the three products are manufactured from common inputs and input services. Now ITC on inputs and input services attributable to product Y being an exempt supply will not be available. कुछ समझे प्लीज सर। ये जो थ्री प्रोडक्ट्स जो बना है ना सर, कॉमन इनपुट से बना है, मतलब एक्स जिससे बना है वाई भी उसी से बना है, जेड भी उसी से बना है। तो आईटीसी ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्ट वाई, वाई जो है ये चार्जेबल टू नील रेट ऑफ टैक्स है, एंड प्रोडक्ट जेड जो है वो बॉन्ड के थ्रू से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो प्रोडक्ट वाई जो है नील रेटेड, ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आ जाएगा, चार्जेबल टू नील रेट ऑफ टैक्स, एंड प्रोडक्ट जेड व्हिच इज एक्सपोर्ट, उसको बॉन्ड के थ्रू से जीरो करके रखा है। तो वाई के लिए जो टैक्स है ना, इसमें आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आप वाई के लिए आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, बाकी एक्स और जेड के लिए आप कर सकते जेड के लिए इसके लिए कर सकते हो, जेड और एक्स के लिए कर सकते हो, वाई के लिए नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है, बताओ सर, बोलो बोलो सर बोलो। हाँ सर। ओके दिया हो। रोशनी, ज्योति, नंदिनी, प्रियाक्षी, संपद, अमनिल বোঝা যাচ্ছে? हाँ सर। হ্যাঁ স্যার। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं सर। मैं बीच बीच में ना, जहाँ पर भी थोड़ा सा देश वाला मैटर आ जाता है ना, मैं थोड़ा बोल देता हूँ। ये फॉरेन कंट्रीज ना दिमाग खराब करते रहता है, स्पेशली जो एनिमी है। हमें अपना एनिमी का पहचान करना चाहिए ना, इंडिया को बिगड़ने के लिए रेडी रखता है हमेशा। ऑप्शनल मेथड फॉर बैंक्स, ऑप्शनल मेथड फॉर बैंक्स एटसेट्रा। अब बैंक के लिए कुछ ऑप्शनल मेथड है,
सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 रीड विद रूल 38। सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 रीड विद रूल 38। ये बैंक क्या करता है, मैं आपको स्टार्टिंग में बोला कि रूल 38 बैंक एनबीएफसीज के लिए लगता है। सर बैंक क्या बैंकिंग कंपनीज के लिए, अ बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज व्हिच एक्सेप्ट डिपॉजिट, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, एडवांस देते हैं, इनके पास ऑप्शंस है टू लिमिट इट्स अवेलमेंट ऑफ आईटीसी टू 50% ऑफ द एलिजिबल आईटीसी। जितना एलिजिबल आईटीसी है इनका 50% तक ये एलिजिबिलिटी अवेल कर सकते हैं, ऑप्शंस है। ऑन इनपुट्स और कैपिटल गुड्स, जो भी इनपुट सर्विस है इनका, जो भी कैपिटल गुड्स है इनका, एंड इनपुट सर्विसेज ईच मंथ एंड द रिमेनिंग आईटीसी शैल लैप्स, बाकी आईटीसी लैप्स हो जाएगा। सर ऐसा क्यों? सर ये बैंकिंग बिजनेस को समझना पड़ेगा, फिर इतना भी जानकारी ले लो कि बैंकिंग बिजनेस में ऐसा होता है, बाकी जब डिटेल्स कोई एग्जांपल्स होगा मैं आपको बताऊंगा कि वो 50% अवेल करते हैं और बाकी लैप्स कर देते हैं। ऑप्शनल है, ठीक है, ऑप्शनल मेथड है बैंक के लिए। क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस दैट आर यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, ये तो सभी के लिए है। जो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए होगा उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, चाहे वो बैंक हो या कि नॉर्मल बिजनेस। Credit of tax paid on input and input services that are used for non-business purpose and items mentioned under section 17 subsection 5। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। ब्लॉक क्रेडिट, ये देखो वेट कर रहा है हमारे लिए, वो आपको अवेलेबल नहीं होगा। रेस्ट्रिक्शन ऑफ अवेलिंग 50% आईटीसी, ये जो 50% आईटीसी आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, shall not apply to the tax paid on supplies procured from another registration within the same entity, that is 100% credit of such tax can be availed। मतलब ये दूसरा कॉन्सेप्ट है कि सेम रजिस्ट्रेशन पे अगर कोई दूसरा एंटिटी है उस पर्टिकुलर बैंकिंग या बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन का, उस केस में अगर वो 100% क्लेम करना चाहता है तो वो भी क्लेम कर सकते हैं। तो ये 50% और 100% का एक डिटेल्स कॉन्सेप्ट है कि कभी restriction of availing 50% ITC shall not apply to the tax paid on supplies procured from another registrations within the same entity, that is 100% credit of such tax can be availed। तो किसी किसी पर्पस में बैंकिंग या एनबीएफसी के लिए 100% क्रेडिट भी अवेलेबल होता है, लेकिन अभी इसका डिटेल्स में जाने का जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगा मैं आपको डिटेल्स रूल 38 बताऊंगा, ठीक है। तो ये ऑप्शनल मेथड है बैंक के लिए कि वो 50% तक भी ऑप्शनल क्रेडिट अवेल कर सकते हैं, बाकी आईटीसी उनका लैप्स हो जाता है। एक्चुअली बैंक सर्विस देते हैं तो इनका बिजनेस कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, ठीक है, लेकिन मैं अभी उस डिटेल्स में जाना नहीं चाहता, जब जरूरत होगा मैं आपको डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप लोग जो मेन पॉइंट है उस पर ध्यान दो, ठीक है। मैं जानबूझ के थोड़ा उसको स्किप किया बिकॉज इतना डिटेल्स अभी बैंकिंग बिजनेस में जाने का जरूरत नहीं है। जो जरूरत है वो आप देखो ब्लॉक क्रेडिट, ठीक है, जिसके बारे में मैं शुरू से बात कर रहा हूँ। ब्लॉक क्रेडिट मतलब सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का बात। सर ITC of tax paid on almost every inputs and input services used for supply of taxable goods or services is allowed under GST except a small list of items। कुछ small list of items है जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर कहा गया है। ऐसे हर चीज में आपको ITC मिलता है, ठीक है। ITC of tax paid on almost every inputs and input services used for supply of taxable goods, जिसमें भी आप टैक्स लेके सप्लाई करते हो, गुड्स हो या सर्विस, उसमें आपको GST जरूर मिलेगा, इनपुट क्रेडिट आपको जरूर मिलेगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल स्मॉल लिस्ट ऑफ आइटम्स है जिसका क्रेडिट हमारे लिए ब्लॉक करके रखा जाता है, लेकिन कब, इसलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 फॉर दैट। ITC on such items is not allowed even though the same may qualify as inputs, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स, अगर वो इनपुट हो, इनपुट सर्विस हो या कैपिटल गुड्स हो, एंड आर यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो, फिर भी ब्लॉक होगा। हाँ सर, फिर भी ब्लॉक होगा। तो ये कौन लोग हैं, ये लोग जिसको हम लोग ब्लॉक कर देते हैं? सर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है फिर भी ब्लॉक। सर इसको हम लोग नेगेटिव लिस्ट भी बोल सकते हैं। नेगेटिव लिस्ट कवर्स मेनली आइटम्स ऑफ, पहला बात सर पर्सनल कंजम्पशंस, पर्सनल कंजम्पशंस में नो आईटीसी। ढेर सारा एग्जांपल बताऊंगा आपको और बहुत इंटरेस्टिंग है। इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस यूज ऑफ व्हिच रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप अगर इनपुट और इनपुट सर्विस ले रहे हो जिसके कारण इमूवेबल प्रॉपर्टी रिजल्ट हो रहा है, एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, तो इस केस में भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। टेलीकम्युनिकेशन टावर्स, इस सब चीजों में आपको आईटीसी नहीं मिलता है। पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, फैक्ट्री के बाहर अगर आप पाइपलाइन बनाते हो
उसमें आपको आईटीसी नहीं मिलता। एंड टैक्सेस पेड एज ए रिजल्ट ऑफ डिटेक्शन ऑफ इवेशन ऑफ टैक्सेस, इसमें भी आपको आईटीसी क्लेम नहीं मिलेगा। एंड वेरियस गुड्स एंड सर्विस ऑन विच क्रेडिट इज ब्लॉक्ड आर डिस्कस्ड हियर अंडर। चलो देखते हैं। सबसे पहला लिस्ट में अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा सर, मोटर व्हीकल दिख रहा है, मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वीनियंस एंड रिलेटेड सर्विसेज, मोटर व्हीकल्स एंड अदर कन्वीनियंस एंड रिलेटेड सर्विसेज। रिलेटेड सर्विस मतलब इंश्योरेंस सर्विस, सर्विसिंग एंड रिपेयर मेंटेनेंस एक्सेट्रा, इसमें भी जीएसटी आ जाता है। तो मोटर व्हीकल्स एंड अदर कन्वीनियंस एंड रिलेटेड सर्विस में आपको जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलता। लेकिन क्या हर केस में सर, ये क्या बात है, मोटर व्हीकल्स में तो मिलता है, हम लोग को पता है, लेकिन कुछ स्पेशल एरिया है जहां पर नहीं मिलता, कुछ मोटर व्हीकल्स के अंदर काउंट नहीं होता। मोटर व्हीकल्स एंड कन्वीनियंस हैव बीन डिफाइंड इन द जीएसटी एक्ट। तो चलो देखते हैं मोटर व्हीकल्स में क्या क्या एक्सक्लूड है जीएसटी में। सर अगर व्हीकल रनिंग अपॉन फिक्स रेल, मतलब रेल बेसिकली रेलवे को मोटर व्हीकल के अंदर नहीं रखा गया। स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर बीइंग यूज्ड इन अ फैक्ट्री और एनी एनक्लोज्ड प्रीमाइसेस, फैक्ट्री के अंदर सामान लाने आने में जो व्हीकल यूज किया जाता है, ठीक है, किसी भी तरह का एनक्लोज्ड प्रीमाइसेस के अंदर, इसको मोटर व्हीकल के अंदर नहीं रखा जाता। व्हीकल विथ लेस देन 4 व्हील्स, जिसका 4 से कम चक्का हो, फिटेड विथ इंजन कैपेसिटी अप टू 25 सीसी हो, चक्का 4 से कम होगा, इंजन कैपेसिटी 25 सीसी से कम होगा, ऐसे व्हीकल को भी मोटर व्हीकल नहीं माना जाता। 10 रेलवेज 2 और 3 व्हीलर्स with engine capacity up to 25 cc, bicycle etc. do not fall in the definition of motor vehicle. So ऐसे मोटर व्हीकल पे आपको क्रेडिट ब्लॉक कर दिया जाएगा। ब्रॉडली स्पीकिंग आईटीसी इज ब्लॉक्ड ऑन मोटर व्हीकल्स। क्या क्या चीज में मोटर हो जाता है, आईटीसी इज ब्लॉक्ड ऑन मोटर व्हीकल्स। वेसल्स, वेसल समझते हो, वेसल्स मतलब ये समुद्र में या नदी में चलता है समुद्र वेसल्स। नौका जो हाँ बोलो। समुद्र में जो चलते हैं वो। हाँ हाँ, समुद्र नदी में चलता है, सामान लाने जाने में, लोगों को पारापार करने में, गाड़ी वगैरह पार करने में, ठीक है, चलता है। अपने बौखाली में चलता है, अंडमान में बहुत चलता है, या कहीं भी जहाँ पर भी पानी से ये हो, बांग्लादेश में बहुत चलता है, ठीक है, बांग्लादेश में जिधर देखो नदी ही नदी है। वेसल्स एयरक्राफ्ट यूज्ड फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन विद सर्टेन एक्सेप्शंस, सर्टेन एक्सेप्शंस के साथ, मतलब हर जगह में ब्लॉक नहीं है रे बाबा, एक्सेप्शंस भी है। फर्दर आईटीसी इज आल्सो ब्लॉक्ड ऑन सर्टेन सर्विस रिलेटेड टू मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल के कुछ रिलेटेड सर्विसेज है, या व्हीकल्स या वेसल्स का कुछ सर्विसेज है। एयरक्राफ्ट नेमली इंश्योरेंस, सर्विसिंग एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस। द बेसिक प्रिंसिपल हियर इज दैट मोटर व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स ऑन विच आईटीसी इज ब्लॉक्ड, जिसके इनपुट क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, द आईटीसी ऑन सर्विस ऑफ इंश्योरेंस, सर्विसिंग एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर्टेनिंग टू सच मोटर व्हीकल्स, वेसल्स, एयरक्राफ्ट इज आल्सो ब्लॉक। मतलब जिस पर्टिकुलर मोटर व्हीकल्स का आईटीसी ब्लॉक है, उसके सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस में भी अगर आप जीएसटी पे कर रहे हो, उसके इंश्योरेंस में भी अगर आप जीएसटी पे कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए ब्लॉक कर देगा भाई। जिसका मोटर व्हीकल्स का नॉर्मल दाम पे ही आपका आईटीसी ब्लॉक है, तो फिर उसके इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस पे भी ब्लॉक हो जाएगा। तो ब्लॉक क्रेडिट रिलेटिंग टू मोटर व्हीकल्स, वेसल्स, एयरक्राफ्ट रिलेटेड टू दिस डिस्कस अंडर। चलो देखते हैं कि किस तरह का मोटर व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट में आपका क्रेडिट ब्लॉक होता है और किस में नहीं होता है। ये लिस्ट बहुत ही हेल्पफुल एक लिस्ट है, चलो देखते हैं। सर हेडिंग देखिएगा, हाँ, गुड्स और सर्विस एंड और, हाँ, लॉ में हम लोग इस दिन पढ़ रहे थे, किसी जो लोग सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में या फिर सीए इंटरमीडिएट लेवल में, अदर लॉ या जनरल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर एक चैप्टर है सर, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, उसमें हम लोग ये बात कर रहे थे कि लॉ में एंड और ऑल्टरनेट वे में यूज होता है। ये देखो, गुड्स एंड और सर्विसेज, ठीक है, वो मैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में उस दिन समझा रहा था, इसलिए दिखाई दिया तो दिखा दिया फिर से आप लोग। जनरल लॉ के अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में इसका चर्चा हो रहा था। तो कई बार एंड को और की तरह भी पढ़ा जाता है, कभी और को एंड की तरह भी पढ़ा जाता है। So goods and or services on which credit is blocked, on which credit is blocked. तो पहले आप लिस्ट को तो देखो कि किस किस में ये ब्लॉक्ड होता है और नहीं होता है। मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स विथ सीटिंग कैपेसिटी लेस देन 13,
motor vehicles for transportation of persons with seating capacity less than equals to 13. ओके 13 से कम इंक्लूडिंग ड्राइवर, हाँ इंक्लूडिंग ड्राइवर। ओके सर, इसमें आपका ब्लॉक होगा रेफर्ड टू एज इनएलिजिबल मोटर व्हीकल इन दिस टेबल। ये इनएलिजिबल मोटर व्हीकल माना जाएगा और आपका क्रेडिट ब्लॉक होगा, आईटीसी नहीं मिलेगा आपको। ओके सर, तो फिर किस में मिलेगा फिर? अच्छा, लेकिन अगर यहाँ पर एक एक्सेप्शनल भी है, ये जो मोटर व्हीकल जिसका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन सीटिंग कैपेसिटी लेस देन 13 है इंक्लूडिंग ड्राइवर, जिसको इनएलिजिबल बताया जा रहा है, इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन टू गुड्स एंड सर्विस मेंशन इन कॉलम 2 ऑन विच क्रेडिट इज अलाउड। इसी चीज का एक्सेप्शनल है। इनएलिजिबल मोटर व्हीकल व्हेन यूज्ड फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग एलिजिबल पर्पस। ये जो इनएलिजिबल मोटर व्हीकल्स के बारे में आपको मैंने बताया, अगर ये किसी एलिजिबल पर्पस में यूज हो तो आपको क्रेडिट मिल सकता है। जैसे कि मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, फर्दर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल। अगर आप उस मोटर व्हीकल का जो सप्लाई हो रहा है वो टैक्सेबल सप्लाई हो रहा है, तो अगर टैक्सेबल सप्लाई में अगर वही मोटर व्हीकल यूज हो रहा है तो फिर उसमें आपको क्रेडिट मिलेगा। मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो भी टैक्सेबल सप्लाई है। उसी पर्टिकुलर व्हीकल्स में अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो जो कि टैक्सेबल सप्लाई है, तो उसमें भी आपको क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि ये एक्चुअली फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की तरह हो रहा है। एंड मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इंपोर्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल, मतलब अगर आप मोटर व्हीकल पे ट्रेनिंग या ट्रेनिंग सेंटर होता है ना सर, जिसमें गाड़ी से ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेनिंग स्कूल, ड्राइविंग स्कूल होता है ना, हाँ सर, मुझे बोर्ड लगा रहता है गाड़ी के हाँ ऊपर। हाँ हाँ, वो उस तरह का जो भी ट्रेनिंग स्कूल में गाड़ी यूज होता है उसमें जीएसटी चार्ज करते हैं ट्रेनिंग में, तो वो ट्रेनिंग में जो भी आईटीसी है वो ब्लॉक नहीं होगा उनके लिए। मैं आपको इसका एग्जांपल अभी बताता हूँ, अभी प्रोविजन समझा रहा हूँ, अभी 2 मिनट में इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। तो सर क्या पॉइंट निकला, पहले तो आपको बोला कि भाई लेस देन 13 कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर रेफर टू एज इनएलिजिबल मोटर व्हीकल। बट इनएलिजिबल मोटर व्हीकल अगर कुछ ऐसे पर्पस में यूज हो, इनएलिजिबल मोटर व्हीकल जब फर्दरेंस ऑफ एलिजिबल पर्पस में यूज हो तो उसमें क्रेडिट मिलेगा, आपको ब्लॉक नहीं करेगा फिर। ठीक है, एलिजिबिलिटी भी डिपेंड करता है किस पर्पस में यूज हो रहा है। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हो जाता है बट इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना अभी आपको लग रहा है। ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच। सर तो फिर क्या मतलब निकला, ITC on eligible motor vehicle used for any purpose other than the eligible purpose is not allowed। अगर व्हीकल इनएलिजिबल है, जिस व्हीकल्स में ITC नहीं मिलेगा, अगर वो कोई मतलब अदर देन एलिजिबल पर्पस छोड़ के अगर वो व्हीकल यूज हो रहा है तो उसका जो भी जीएसटी है जिसका क्रेडिट आप क्लेम करना चाहते हो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वही एलिजिबल पर्पस में यूज हो, जैसे कि आपको मैंने अभी अभी दिखाया, तो फिर आपको जीएसटी मिल जाएगा। ITC on a motor vehicle for transportation of person with sitting capacity greater than 13 हो तो इंक्लूडिंग ड्राइवर यूज फॉर एनी पर्पस अलाउड, तब उसमें आपको ITC मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, 13% से ज्यादा कैपेसिटी वाला गाड़ी हो और आप उसमें ITC क्लेम करोगे, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में काम कराओगे तो आपको ITC क्लेम मिलेगा। ITC ऑन मोटर व्हीकल अदर देन इनएलिजिबल मोटर व्हीकल, जैसे कि मोटर व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, डंपर, स्ट्रिपर्स एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें भी आप ITC क्लेम कर सकते हो। जो गुड्स व्हीकल है ना सर, मोटर व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, डंपर्स मतलब ट्रक, डंपर, स्ट्रिप मारते हैं जो, ठीक है, इसमें भी ITC क्लेम कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि हर एक मोटर व्हीकल पे आपको ITC क्लेम नहीं मिलेगा। बिजनेस पर्पज में यूज हो, आप देख सकते हो यहाँ पर एलिजिबल पर्पज क्या क्या है, आपको ITC मिलेगा। सिमिलरली जैसे मैं आपको मोटर व्हीकल में बताया, वैसा ही वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट का भी है। थोड़ा ध्यान से सुनिए, आगे आगे एग्जाम्पल करूंगा ना, क्लैरिटी एकदम आएगा सर। ये प्रोविजन सुन लो पहले। वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट भी अगर आप नॉर्मली क्या है, ब्लॉक्ड है। वेसल्स एयरक्राफ्ट के क्रेडिट ब्लॉक्ड है सर, ये देखो, गुड्स एंड सर्विस ऑन विच क्रेडिट इज ब्लॉक्ड। इसका सेकंड कैटेगरी में आपको वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट दिख रहा होगा। ठीक है, वेसल्स एयरक्राफ्ट ब्लॉक्ड है, लेकिन फिर से किंतु परंतु, यही वेसल एयरक्राफ्ट अगर एलिजिबल कैटेगरी में यूज होगा तो
क्रेडिट मिलेगा। वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट आर यूज्ड फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग एलिजिबल पर्पस। तो एलिजिबल पर्पस क्या क्या हो सकता है, देख लो एक बार। मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई, मतलब वेसल एयरक्राफ्ट फिर से सप्लाई हो रहा है, वेसल्स का और एयरक्राफ्ट का मतलब फिर से सप्लाई हो रहा है, उसमें टैक्स मिल रहा है, तो क्रेडिट अप्लाई कर सकते हो। मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो भी टैक्सेबल वे में, क्रेडिट अप्लाई कर सकते हो। मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इंपोर्टिंग ट्रेनिंग ऑन नेविगेटिंग सच वेसल, ट्रेनिंग के लिए यूज करो, जैसे गाड़ी में कर रहे थे वैसे ही ट्रेनिंग के लिए वेसल्स यूज हो रहा है, टैक्सेबल है। मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इंपोर्टिंग ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट, वेसल्स होगा तो नेविगेशन के लिए, फ्लाई और एयरक्राफ्ट होगा तो फ्लाइंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए भी यूज हो सकता है, तो वो टैक्सेबल है, तो उसमें भी आपको क्रेडिट मिलेगा। और अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, मतलब बिजनेस पर्पस है, तो उसमें भी आपको मिलेगा। तो क्या मतलब निकला रिमार्क्स में, सर आईटीसी ऑन वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट यूज्ड फॉर एनी पर्पस अदर देन एलिजिबल पर्पस, ठीक है, आईटीसी ऑन वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट यूज्ड फॉर एनी पर्पस अदर देन एलिजिबल पर्पस, ठीक है, तो ही ब्लॉक होगा। अगर एलिजिबल पर्पस में यूज होगा तो बिल्कुल ब्लॉक नहीं होगा क्रेडिट। सिमिलरली अगर एयरक्राफ्ट, वेसल्स या फिर मोटर व्हीकल्स जो भी है, ठीक है, इनएलिजिबल मोटर व्हीकल्स, वेसल्स, एयरक्राफ्ट, अगर इनका इंश्योरेंस करते हो आप या फिर इनका सर्विसिंग कराते हो, रिपेयर मेंटेनेंस कराते हो और उसमें जीएसटी पे करते हो, अगर वो इनएलिजिबल है, नॉर्मली वेसल्स है, नॉर्मली एयरक्राफ्ट है, ठीक है, जिसमें आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, जिसमें आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते, आईटीसी जहां पर नॉट अलाउड है, उसका इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस का भी आईटीसी नॉट अलाउड है, ब्लॉक्ड है। लेकिन बात वही है फिर से, अगर ये एलिजिबल पर्पस में यूज हो रहा है, सच सर्विस रिलेटिंग टू इनएलिजिबल मोटर व्हीकल्स, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट एंड यूज्ड फॉर एलिजिबल पर्पस, मतलब यही सब चीज अगर एलिजिबल पर्पस में यूज हो तो उसके रिगार्डिंग रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस का जो भी क्रेडिट है वो आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है ना सर बात? इनएलिजिबल व्हीकल्स, इनएलिजिबल मोटर कार्स, इनएलिजिबल वेसल्स, एयरक्राफ्ट अगर एलिजिबल पर्पस में यूज हो तो उसके रिगार्डिंग जो भी आप इंश्योरेंस करोगे, रिपेयर, मेंटेनेंस, सर्विस चार्ज दोगे और उसके रिगार्डिंग जो भी आईटीसी आपका क्लेम होगा वो आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, या हल्का हल्का डाउट है अभी भी? बोलो सर बोलो, डाउट लग रहा है क्या? हाँ सर, आवाज नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है पॉइंट? ठीक है सर, अभी 2 मिनट वेट कर जाओ, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। सर लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, अब मोटर व्हीकल्स लीज पे दे रहे हो, रेंट पे दे रहे हो, ठीक है, वेसल्स और एयरक्राफ्ट ऑन विच आईटीसी इज नॉट अलाउड, ठीक है, मतलब चाहे आप मोटर कार हो, एयरक्राफ्ट हो, वेसल्स हो, लीज या रेंट पे दे रहे हो तो नॉर्मली इसमें आईटीसी अलाउड नहीं है। बट अगेन वही बात बार बार आ रहा है, सच सर्विस व्हेन यूज्ड फॉर मेकिंग ऑन टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई of the same category of service as an element of a taxable composite or mixed supply, टैक्सेबल सप्लाई में अगर आप सेम प्रोडक्ट को यूज करोगे तो फिर उसके रिगार्डिंग आईटीसी क्लेम कर लीजिएगा। सर कल बताओ, थोड़ा क्लैरिटी हो जाए। चलो सर, सुन लिया मैंने आपका बात, आप आप बोर हो रहे हो प्रोविजन सुन सुन के, चलो क्लैरिटी करते हैं। सर एग्जांपल देखो, सर आईटीसी ऑन कार्स purchased by manufacturing company for official use of its employee, क्या लगता है आईटीसी ब्लॉक करेगा कि देगा? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफिशियल यूज के लिए कार परचेज किया, एम्प्लॉइज के ऑफिशियल यूज के लिए, क्या ये एलिजिबल? हाँ बोलो। सर ब्लॉक হবে তো মানে হবে না তো नहीं ব্লক হবে না नहीं सर, ब्लॉक होगा, ये एलिजिबल पर्पस सर नहीं है। बिजनेस पर्पस बोलते ऑफिस ऑफिशियल यूज तो सर सर ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ध्यान से सुनिए, कार रेंटल देने का काम नहीं करता ये, इसका कार परचेज जो चल रहा है ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए है और ये कंपनी अपना ऑफिशियल पर्पस के लिए कार खरीद रहा है, ये उसका फर्दर इन सब बिजनेस पर्पस में है क्या? ऑफिशियल यूज है ठीक है, बट मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है वो गाड़ी का बिजनेस नहीं करता है,
वो ये जो एलिजिबल पर्पस है, ये एलिजिबल पर्पस के अंदर काउंट नहीं हो रहा है। ये देखो सर, मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, या फिर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। अपने ऑफिस एम्प्लॉय के लिए क्या टैक्सेबल ट्रांसपोर्टेशन करेगा? बोलो। ना ना सर। नहीं ना, तो फिर किस बात का फिर क्रेडिट मिलेगा? समझ में आ रहा है ना? ITC on cars purchased by manufacturing company for official office employee is blocked. उस कार के लिए जो जीएसटी उन्होंने पे किया, वो जीएसटी वो क्लेम नहीं कर सकता। वो जीएसटी दूसरा जीएसटी का आईटीसी क्लेम कर सकता है, जिस चीज का वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। से फॉर एग्जांपल कोई नूडल्स कंपनी है, से फॉर एग्जांपल नेस्ले, ठीक है। नेस्ले मैगी बनाते हैं, मैगी के रॉ मटेरियल्स पे जीएसटी दे रहा है, मैगी बना के मार्केट में जीएसटी लेके बेच रहा है, इस पे आईटीसी क्लेम करे, नो प्रॉब्लम। बट ये गाड़ी परचेज किया ऑफिशियल यूज के लिए, ये कार नेगेटिव है, ये नेगेटिव है सर, ये नेगेटिव लिस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स में आ जाएगा उसके लिए। तभी तो 17 सबसेक्शन 5 इतना इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक क्रेडिट। अगर हर कोई हर बात में क्रेडिट मांगना चालू कर दे तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगा? हाँ, सेक्शन 9, सॉरी सेक्शन 9 बोल रहा है, एग्जाम्पल 9 देखो, सॉरी सर। आईटीसी ऑन कार्स परचेज बाय ए कार डीलर, पॉइंट टू बी नोटेड, फॉर सेल ऑफ कस्टमर्स। कार डीलर कार परचेज कर रहा है कस्टमर को सेल करने के लिए। जब कार परचेज किया तो उसमें जीएसटी दिया, आईटीसी है। जब सेल करेगा तो टैक्स भी कलेक्ट करेगा, तो आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर, এটাতে পাবে স্যার। तो ये क्या हो रहा है? फार्दरेंस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ना। हाँ सर, এটা जो डीलर तो सर, हाँ कार सर। डीलर। यस, मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स, ये वाला ऑप्शन आ रहा है। अब देख रहे हो सर प्रोविजन कैसे काम कर रहा है। इसलिए बिना प्रोविजंस पढ़े सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ाते तो शायद आपके मन में डाउट रह जाता। एग्जाम्पल दूसरा, तीसरा एग्जाम्पल देखें सर। आईटीसी ऑन कार्ड्स परचेज्ड बाय ए कंपनी एंगेज्ड इन रेंटिंग आउट कार्ड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। कंपनी आईटीसी क्लेम कर रहा है जो कार रेंटिंग या लीज में देता है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए, बिजनेस करता है सर। हाँ सर, হবে তো স্যার, बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन। मिलेगा, हाँ एकदम आईटीसी मिलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है सर। आईटीसी ऑन कार्स परचेज्ड बाय ए कार ड्राइविंग स्कूल, স্যার এটাও আসবে স্যার। यस आएगा ना, अभी बोला आपको, ये देखो, एज ए ट्रेनिंग स्कूल। मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल्स, है ना हाँ सर। सर। आईटीसी ऑन बसेस, आईटीसी ऑन बसेस, बस का सेटिंग कैपेसिटी है 24 पर्सन, परचेज बाय ए कंपनी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉइज फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू ऑफिस एंड बैक। স্যার আসবে স্যার, 13 জনের ওভার আছে স্যার। वेरी गुड सर। 13 से कम होता तो, আসতো না होता। স্যার। 13 से कम होता तो नहीं लेते क्या? না স্যার, क्यों? না না স্যার, নিতাম স্যার, ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য ইউজ হচ্ছে তো স্যার। नहीं 13 জনের কম ट्रांसपोर्टेशन नहीं, देखो 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 सर, देखो नॉर्मली 13 से कम होने से वो इनएलिजिबल व्हीकल माना जाएगा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा क्या वो कुछ एलिजिबल काम के लिए यूज किया जा रहा है। एलिजिबल काम क्या क्या होता है? उसी पर्टिकुलर गुड्स का टैक्सेबल सप्लाई फर्दर होगा उसके लिए कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हो रहा है, या ट्रेनिंग स्कूल के लिए यूज कर रहे हैं। सर हमारे केस में প্যাসেঞ্জারই তো হচ্ছিল স্যার। क्या, ট্রান্সপোর্টেশন আর প্যাসেঞ্জার তো नहीं है। पैसेंजर कहाँ हुआ, एम्प्लॉय हुआ। तो पैसेंजर अलग होता है, एम्प्लॉय अलग होता है। पैसेंजर और एम्प्लॉय अलग होता है सर। हाँ सर। लेकिन आप मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो ये इनएलिजिबल व्हीकल की तरह हो रहा था, लेकिन एक कारण के लिए वो नहीं होगा, दैट इज वो सीटिंग कैपेसिटी 24% से ज्यादा है। जो आप लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में बोला सर, इसका आपको बाकी चीज देखना ही नहीं है। सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा है तो आईटीसी मिलेगा, ठीक है।
बोलो। है सर। ITC on motor vehicle for transportation of persons with seating capacity greater than 13 पैसेंजर और persons को डिफर कीजिएगा, हाँ, including the driver, used for any purpose is allowed। देखा प्रोविजन का ताकत, प्रोविजंस में ही आंसर छुपा होता है। अगर प्रोविजंस ठीक से पढ़ोगे तो आंसर्स भी ठीक ठाक से ही दे पाओगे। सर नेक्स्ट देखो, ITC on trucks purchased by a company for transportation of its finished goods। ट्रक फिनिश गुड ट्रांसपोर्टिंग कर रहा है, बिजनेस के लिए है, क्या प्रॉब्लम है? और ऐसे ट्रक है, ऐसे भी ट्रक है, Allow। अलाउ एकदम बिल्कुल। ये देखो ITC on motor vehicle other than ineligible motor vehicle, for example used in transportation of goods, dumpers, trippers, etc., used for any purpose is allowed। तो ITC मिलेगा। सर ITC on aircraft purchased by a manufacturing company for official use of its CEO। एयरक्राफ्ट खरीदा सर गया, आजमाना नहीं आएगा, समझ गए सर? एयरक्राफ्ट है इसलिए। पहला बात है कि एयरक्राफ्ट है, और दूसरा एलिजिबल सर पर्पस में मैन्युफैक्चरिंग। यूज, हाँ मैन्युफैक्चरिंग है, एलिजिबल पर्पस पे यूज नहीं हो रहा है ना? हाँ सर सीईओ नहीं यूज करते सर। हाँ सीओ के ऑफिशियल यूज के लिए है, वो किसी भी तरह का पर्पस एलिजिबल पर्पस नहीं माना जा रहा है। मतलब नॉट लाइक, ना कि टैक्सेबल फर्दरेंस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है, ना ही ट्रेडिंग पर्पस में यूज हो रहा है, और ना ही पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर ब्लॉक्ड। ITC on aircraft purchased by an aviation school providing training on non-flying aircrafts। एविएशन स्कूल बेसिकली ट्रेनिंग के लिए फ्लाई मतलब एयरक्राफ्ट खरीदा है। क्या करोगे? ITC मिलेगा कि अलाउ होगा? बिल्कुल। सर ITC on general insurance taken on car used by employees of a manufacturing company for official purpose। Ashwin Asu। रीजन? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एम्प्लॉयज के लिए सर। ऑफिशियल पर्पस इज नॉट द ऑफिशियल। एलिजिबल रीजन, है ना? एलिजिबल रीजन ऑफिशियल पर्पस नहीं है, दैट इज वाई ब्लॉक्ड। थैंक यू सर। ITC on maintenance of repairs and service availed by a company for a truck used for transporting of finished goods। क्या होगा? आएगा ना? हाँ सर बिल्कुल आएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश गुड। ITC on general insurance service taken on cars manufactured by a car manufacturing company। जनरल इंश्योरेंस का GST पेमेंट किया, और ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही है। ITC हाँ सर सही सर रहेगा। तो आई होप कि आप लोगों को ब्लॉक क्रेडिट का मतलब समझ में आ गया होगा। बोलो सर बोलो, आया ना समझ में? हाँ सर। हाँ सर तो ये आपने देखा सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का एक हिस्सा, जिसमें हम लोगों ने चर्चा जो किया वो है आपका बेसिकली मोटर व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, और क्या बोल सकते हैं इसको, वेसल्स। ठीक है सर, आगे जो चर्चा है वो है आपका दूसरा पॉइंट। ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 का डिस्कशन था। सेक्शन 17 सबसेक्शन मतलब 17 सबसेक्शन 5 में पॉइंट नंबर 1 था। अब हम लोग थोड़ा दूसरा पॉइंट में बात करते हैं। चलो सर, फूड बेवरेज एंड आउटडोरिंग कैटरिंग, फूड एंड बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, हेल्थ एंड सर्विस एंड अदर सर्विसेज, इसमें भी क्रेडिट ब्लॉक हो सकता है। सर फूड बेवरेज में क्रेडिट ब्लॉक, आउटडोर कैटरिंग में क्रेडिट ब्लॉक, हेल्थ सर्विस में क्रेडिट ब्लॉक, यस, लेकिन कब, क्यों, किस लिए? क्वेश्चन नहीं है सर। अगर नॉर्मली आपको पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे कि फूड एंड बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस। पॉइंट भी नोटेड। हाँ, क्या क्या बोल रहा जा रहा है?
फूड बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, ये क्रेडिट ब्लॉक्ड है। ठीक है, मतलब आप किसी भी तरह का ये सब सर्विस ले रहे हो, फूड बेवरेज सर्विस इनपुट परचेस किए थे, ठीक है, आउटडोर कैटरिंग सर्विस परचेस किया था आपने, ब्यूटी ट्रीटमेंट परचेस किया था आपने, हेल्थ सर्विस परचेस किया था आपने, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी परचेस किया था आपने, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस परचेस किया था आपने, आपके लिए सब क्या हो जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। मेंबरशिप ऑफ ए क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर्स, ठीक है, ये भी आपके लिए ब्लॉक्ड क्रेडिट है। ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज ऑन वैकेशन सच एज लीव ऑफ होम ट्रैवल कंसेशन, दैट इज आल्सो ब्लॉक्ड। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है क्या? यस, अगेन एक्सेप्शन इज देयर। एक्सेप्शन टू गुड्स एंड सर्विस मेंशन इन कॉलम 2, मतलब इस कॉलम में जो बोला है इसका एक्सेप्शन क्या क्या है, मतलब जिसमें क्रेडिट ब्लॉक नहीं अलाउ करेगा, लेकिन कब करेगा और क्यों करेगा? सर अगर आप फूड बेवरेज सर्विस परचेस किए थे तो क्या आपको क्रेडिट मिल सकता है, या आउटडोर कैटरिंग आपको क्या मिल सकता है, क्या ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए क्रेडिट अवेल कर सकते हो? सच गुड्स और सर्विस व्हेन यूज्ड फॉर रजिस्टर्ड, यूज्ड बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो मतलब जीएसटी रजिस्टर्ड हो, फॉर मेकिंग एन आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, ये सभी चीज अगर फिर से फर्दर सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए अगर आप करते हो, मतलब फूड बेवरेज लेके किसी और को सप्लाई करना है वो भी टैक्सेबल, आउटडोर कैटरिंग किसी से लेके किसी को सप्लाई करना है, ब्यूटी ट्रीटमेंट किसी से लेके किसी को सप्लाई करना है, अगर आप सिंपल बात है बिजनेस के लिए कर रहे हो, हाँ, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई के लिए करोगे तो आपको क्रेडिट मिलेगा। सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस एज एन एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, ठीक है, चाहे सिंगल करो, मिक्स करो, कंपोजिट करो, जो करना है करो, लेकिन अगर आप सप्लाई फार्दर इन सब टैक्सेबल के लिए करोगे तो आपको क्रेडिट मिलेगा, बट नॉर्मल परचेस करोगे तो नहीं मिलेगा। और दूसरा पॉइंट है सच गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉइज अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है ये सब सर्विसेज तो उसमें एम्प्लॉयर भी क्रेडिट ले सकता है। यस, ठीक है, फिर क्या रिमार्क्स निकल के आता है, ITC on such goods and services is allowed in the case of subcat contracting when such goods or services are used by the taxpayers who is in the same line of business, अगर वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में काम करते हैं, वो किसी से कॉन्ट्रैक्ट लेके किसी को दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल आउटडोर कैटरिंग एबल्ड बाय अनदर आउटडोर कैटरर, एक आउटडोर कैटरर सर्विस लेके किसी और को आउटडोर कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो ITC क्लेम कर सकते हैं। When such goods or services are provided by the employer to its employees without any statutory obligation, ठीक है, ITC thereon is blocked, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को किसी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस के बिना दे रहा है तो ब्लॉक करेगा, अदरवाइज ITC मिल सकता है। तो चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू से दिखाता हूँ, एक सेकेंड होल्ड करो तो, एक सेकेंड। ओके सर, अच्छा, सिमिलरली जैसे कि आपको मैंने ये सब चीज़ बताया, सिमिलरली कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, सिमिलरली मेंबरशिप एंड क्लब, हेल्थ फिटनेस सेंटर्स, मेंबरशिप ऑफ ए क्लब और हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर्स, जिम वगैरह, ठीक है, नॉर्मली क्रेडिट नहीं मिलेगा, बट जब ये सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉइज अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन तब क्रेडिट मिल सकता है, ठीक है। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस मतलब एम्प्लॉयर ने बोला था कि ये सब सर्विस मैं प्रोवाइड करूंगा बिजनेस के रूल के हिसाब से या एम्प्लॉयमेंट के रूल के हिसाब से, तो वो खर्चा को एम्प्लॉयर क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन एक बात है कि व्हेन सच गुड्स और सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉइज विदाउट एनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, मतलब ऐसे ही दे रहा है भाई, करो मौजा, मतलब बेसिकली यूज करो, बेनिफिट लो, ठीक है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, तो अगर ऑब्लिगेशन नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, तो फिर ये ब्लॉक कर देगा, ठीक है, बिकॉज ये एम्प्लॉयर अपनी इच्छा से दे रहा है। सिमिलरली अगर कोई एम्प्लॉयर ट्रैवल बेनिफिट देते हैं एक्सटेंडेड टू इट्स एम्प्लॉई ऑन वैकेशन
सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन ऐसे देते हैं, तो वो ब्लॉक्ड है। लेकिन बात वही है, सच सर्विस इन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय अंडर ए स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। लेकिन ये जो लीव ट्रैवल कंसेशन या फिर वैकेशन लीव जो भी देते हैं, ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल है, ऑब्लिगेशन के थ्रू से है, तो फिर वो एम्प्लॉयर क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर ऑब्लिगेशन नहीं है तो फिर ब्लॉक कर देगा। एग्जाम्पल देखो, जो भी दिमाग में चल रहा है क्लैरिटी हो जाए। सर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, परचेज फूड आइटम्स फॉर बीइंग सर्व टू इट्स कस्टमर। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फूड आइटम परचेज करते हैं अपने कस्टमर को खिलाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट पे देगा, कस्टमर को चार्ज नहीं करेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो फूड आइटम नहीं बनाता ऑब्वियसली, ठीक है, फूड आइटम कस्टमर को खिलाने के लिए बाई किया, तो क्या वो उसका आईटीसी क्लेम करवाएगा? नो। कॉमन सेंस नहीं है। सर। तो फूड मतलब बेसिकली ऐसा करेगा तो फिर हर एक कंपनी कस्टमर को खाना खिला के आईटीसी क्लेम करा ले, अपना बिजनेस का डील भी पक्का कर लेगा, खाना खिला के लोगों को खुश कर देगा, बिरयानी खिला के, हाँ शरबत पिला के, और फिर बोलेगा इसमें जोमेटो को इतना आईटीसी दिया, मतलब इतना जीएसटी पे किया, चलो आईटीसी क्लेम करते। फिर तो गया, गवर्नमेंट बोलेगा भाई बंद करो कंट्री और चलो संन्यास लेते हैं। सर एबी एंड कंपनी कैटरर, एबी कंपनी एक कैटरर है अमृतसर से, ठीक है, पंजाब का, हाँ पुण्य भूमि अमृतसर, तो सिख लोगों का सबसे बड़ा पुण्य भूमि माना जाता है अमृतसर। वहाँ पर स्वर्ण टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल, हरमंदिर साहिब, बहुत अच्छा जगह है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एबी एंड कंपनी कैटरर ऑफ अमृतसर हैज बीन अवार्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कैटरिंग इन अ मैरिज। लेकिन मैरिज कहाँ होगा? लुधियाना में होगा। हाँ लुधियाना ऐसे जाने जाते हैं सर, ये ठंडा पोशाक बनाने के लिए, ये सब जैकेट वगैरह का इंडस्ट्री है वहाँ पर। तो कैटरर लुधियाना अमृतसर का है। एबीएन कंपनी a caterer of Amritsar has been awarded a contract for catering in a marriage to be held at Ludhiana। और ये कॉन्ट्रैक्ट कौन दिला रहा है? द फर्म हैज गिवन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ स्नैक्स टू बी सर्व्ड इन द मैरिज। किसको दे रहा है? एबी कॉन्ट्रैक्ट कैटरर सीडी एंड कंपनी को, सीडी एंड सन्स को, लोकल कैटरर लुधियाना को, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिया। ठीक है, तो बेसिकली उसका भी सर्विस हो गया, बेसिकली ये डील हो गया। तो ठीक है, हमारे बिहाफ में आप करो, बदले में जो चार्जेस होगा वो हम लोग अपने बीच में कर लेंगे। अगर 100 रुपीज आएगा तो 70 तुम्हारा, 30 हमारा, या 80 तुम्हारा, सॉरी हाँ 80 तुम्हारा, 20 हमारा, ऐसे चलते हैं सर, ऐसा चलता है। तो ये जो आईटीसी ऑन सच आउटडोर सर्विस है, क्या इसमें एबीएन कंपनी को आईटीसी क्लेम मिलेगा? मतलब अमृतसर वाले, हाँ मिलेगा। क्यों मिलेगा? रीजन क्या है? सर बिजनेस पर्पस यूज होता सर। बिजनेस पर्पस एंड सेम लाइन ऑफ बिजनेस में, सबसे बड़ी बात। मतलब अगर आप ऐसे बोलोगे बिजनेस पर्पस, तो इसका भी था। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब परचेस कर रहा था अपने कस्टमर के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में खाना दे रहा था कस्टमर को, दैट इज ऑल्सो बिजनेस पर्पस। कस्टमर को खाना खिला के, এখানে বিজনেস প্রোভাইড করছে স্যার, মানে এখানে আরেকজন বিজনেস প্রোভাইড করছে। बेसिकली ये सेम लाइन ऑफ बिजनेस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यही पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस पे है और ये बेसिकली एकदम प्योर बिजनेस पर्पस है। ठीक है, कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट में खाना खिलाना एक थोड़ा प्योर बिजनेस पर्पस। हाँ हो सकता है कि आप बिजनेस के लिए ही कर रहे हो, ऐसे ही थोड़ी ना, लंगर थोड़ी लगा रहे हो, लंगर नहीं है ये। ठीक है, या किसी भी तरह का मतलब होता है ना, जैसे हमारे बंगाल में पूजा के मंडप के वहाँ पर होता है ना, लोगों को खिलाया जाता है, हाँ, वैसा ही जैसे लंगर बोलते हैं, वैसा ही। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिजनेस के लिए कर रहे हो, लेकिन पर्पस क्या है वो देखना पड़ेगा। सर आईटीसी ऑन आउटडोर कैटरिंग सर्विस अवेल्ड बाय ए गारमेंट एक्सपोर्टर फॉर ए मार्केटिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड फॉर इट्स प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। गारमेंट एक्सपोर्टर मार्केटिंग इवेंट बना रहे और अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, मतलब कस्टमर बना नहीं है, बनेगा, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए खाना का आयोजन किया है। आउटडोर कैटरिंग सर्विस স্যার হবে हाँ হবে না স্যার আইডিসি কে। नहीं होगा, वही बात हो जा रहा है ना। अगेन outdoor catering service is availed by a company, outdoor catering service is availed by a company to run a free canteen in its factory।
आउटडोर कैटरिंग सर्विस एबल्ड बाय ए कंपनी टू रन ए फ्री कैंटीन सर्विस इन इट्स फैक्ट्री। जो लोग आजकल मंडे वाला क्लास कर रहे हो इंडस्ट्रियल लॉ का, उसमें ये फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में मैंने बताया ना, रिसेंट रिलीज हुआ है, लास्ट इसी वीक में हुआ है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो। हाँ सर, सर सोमवार कैंटीन तो रहना चाहिए उसका, एक लिमिट क्रॉस करने पर। हाँ ठीक है, 500 के बिल्कुल। ऊपर का वर्कर होने से हाँ। रखना हाँ पड़ेगा। सर, तो ये जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के हिसाब से आउटडोर कैटरिंग सर्विस फैक्ट्री के अंदर चल रहा है, द कंपनी टू सेट अप ए कैंटीन इन इट्स फैक्ट्री। तो ये फैक्ट्री चलाने के लिए जो आईटीसी अगर कुछ भी देगा उसका आईटीसी क्लेम करेगा। फैक्ट्री बिजनेस है, ठीक है, ये चलेगा सर, भले ही आप फ्री कैंटीन ही क्यों ना चलाओ, बट ये आपका बिजनेस कॉस्ट के अंदर आएगा। समझ में आ गया? मतलब नॉर्मल बिजनेस में जो खाना खिला रहे थे कस्टमर को वो अलग बात, लेकिन ये एम्प्लॉय के लिए जो कैंटीन सर्विस चला रहे हैं ये अलग बात, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी हैज टेकन मेंबरशिप ऑफ ए क्लब। मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का क्लब मेंबरशिप लिया, द फीस फॉर विच इज पेड बाय द कंपनी। इसका फीस कंपनी पे करेगा। तो नॉर्मली ये ब्लॉक्ड है। क्लब मेंबरशिप कुछ नहीं बोला यहाँ पर, कोई ऑब्लिगेशंस ऐसा कुछ भी नहीं बोला, तो ब्लॉक्ड है, ठीक है। कोई मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस के अंदर है ऐसा क्लब कुछ भी नहीं मेंबरशिप बोला। तो सर ब्लॉक ही है। हाँ, क्लब मेंबरशिप ब्लॉक है। मेंबरशिप ऑफ क्लब हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर्स ब्लॉक है। सच सर्विस व्हेन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय टू इट्स एम्प्लॉइज अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, तब वो क्रेडिट मिल सकता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर कहीं पर भी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस वगैरह मेंशन नहीं किया है, तो आपका जवाब क्या होगा? ब्लॉक्ड। A company avails service of a travel agency. A company avails services of a travel agency for organizing a free vacation for its top performing employees. टॉप एम्प्लॉइज को वैकेशन सर्विस दे रहा है फ्री में। इसमें जो जीएसटी खर्चा होगा कंपनी क्या करेगा? आईटीसी ले लेगा? बोलो। नहीं। ब्लॉक्ड। लेकिन अगेन फिर से एक Blocked है। बार ब्लॉक। ये देखो, ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज ऑन वैकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन, सच सर्विसेज व्हेन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉइज, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, तब वो क्लेम कर सकता है। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन मतलब एकदम कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में होता है, ठीक है, वो पाकुजिस का पार्ट बन जाता है, तब हो सकता है, बट नॉर्मली ब्लॉक्ड, ठीक है सर। तो ये हम लोगों ने पढ़ा फूड बेवरेज एंड अदर, फूड बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, हेल्थ सर्विस एंड अदर सर्विसेज, ये सब चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने देख लिया। तो कॉमन सेंस बिल्डअप हो रहा होगा, ठीक है, प्रोविजंस के साथ साथ। फिर एक पॉइंट आता है सर, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। देखो, मेजर इनपुट सर्विस मतलब परचेज सर्विस ITC on which blocked is input service relating to construction activity like office building, factory building, etc. except in case of person like builders, developers and contractor who are undertake construction for others. इनको छोड़ के सर फिर क्या हो गया? समझा नहीं तो समझाता हूँ। One major input service ITC on which blocked is input service relating to construction activity like office building, factory building, etc. except in case of persons like builders, developers, contractors who are undertaking construction for others. However, ITC is available for routine construction related service like repairs, maintenance, renovation, etc. for of office and factory building. Thus, broadly, ITC in respect of construction service is not available when the expense are capitalized in books of accounts. अगर आप एक्सपेंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज करते हो तो फिर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। Here it need not be noted that capitalization of an expense does not depend on whether the taxpayer intends to avail ITC, but on the basis of accounting standards and GAAP, मतलब generally accepted accounting principle के थ्रू से आप जो भी खर्चा कर रहे हो वो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बिल्डिंग के कैपिटलाइज कर रहे हो कि भाई मैंने इतना कैपिटल लाके इस बिल्डिंग को बना रहा हूँ,
ठीक है, और वो जो भी हो रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस में हो रहा है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बताते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ मिलकर। सो पॉइंट क्या है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिफाइंड इन सीजीएसटी एक्ट। एसेंशियली वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज ए composite supply involving both goods and services. Under the laws, definition of work contract included work in relation to both movable and immovable properties. However, under GST law, the ambit of work contract has been confined only to immovable property. GST law में इसको immovable property के अंदर रखा गया। तो इसके लिए आपको थोड़ा immovable property के लिए GST law क्या बताते हैं ये थोड़ा देखना पड़ेगा। को एग्जांपल बताऊंगा, क्लैरिटी हो जाएगा। Immovable property has not been defined under GST law. तो फिर कौन बताया? Therefore, we will have to look at the definition of immovable property in the section 3 subsection 26 of General Clause Act 1897. CS Executive, CMA Final, CA Final, CA Inter में भी है General Clause Act, CA Inter other law में है। Defines the term immovable property to include land, benefits to arise out of land. Immovable property to include land, benefits to arise out of land, मतलब land हो, land से जो benefit आता हो, and थिंग्स अटैच टू द अर्थ, मतलब अर्थ से साथ जुड़ा हुआ जो भी चीजें हैं वो भी इमूवेबल है, और परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ। द टर्म अटैच टू द अर्थ इज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, इसमें अटैच टू द अर्थ के बारे में कहा गया है। अटैच का मतलब है रूटेड इन द अर्थ, मतलब अर्थ के साथ एकदम नीचे तक जुड़ा हुआ है, एज इन द केस ऑफ ट्री एंड श्रब्स, ठीक है, इस तरह का चीज है जो रूट के साथ जुड़ा हुआ है। However, the term immovable property under the Transfer of Property Act does not cover standing timber. Standing timber जो पेड़ नहीं होता, growing crops and grass, इसको भी नहीं रखा गया immovable के अंदर। Embedded in the earth as in the case of walls or buildings, इसको भी रखा गया। Attached to what is so embedded for the permanent beneficial enjoyment of that to which it is attached. ठीक है, जो अर्थ के साथ एकदम जुड़ा हुआ है और उसके बेनिफिट परमानेंटली लेने के लिए वो जुड़ा हुआ है, तो ऐसी चीजों को इमूवेबल प्रॉपर्टी बोला गया है। नाउ अंडर जीएसटी लॉ, a composite supply of works contract is treated as supply of service in terms of para 6 subsection A of schedule 2 of CGST Act. ITC on work contract service for construction of an immovable property is blocked. Normally क्या बोला, ITC on work contract service for construction of an immovable property is blocked except when it is an input service for further supply of work contract. अगर ये further business supply में सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो रहा है तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। मतलब बात फिर घुमा फिर के वही आता है कि अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो आप आईटीसी ले लेना, लेकिन अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी on work contract service can be availed only by that taxpayers who is in the same line of business. जैसे कि कैटरिंग सर्विस में देखा, that is only a work contractor can avail ITC on work contract service received by him, कोई दूसरा नहीं। Immovable property is plant and machinery. Plant machinery affixed permanently to the earth constitute an immovable property. अगर वो एकदम अर्थ के साथ जुड़ा हुआ plant machinery है, however ITC on work contract service used for construction of such plant and machinery is allowed as an exception. अब यहाँ पर बात है सर व्हाट इज कंस्ट्रक्शन, है ना, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का बात चल रहा है, तो फिर क्या कंस्ट्रक्शन का बात है। तो कंस्ट्रक्शन के बारे में भी यहाँ पर बोला गया है। कंस्ट्रक्शन इंक्लूड रिकंस्ट्रक्ट, रिनोवेशन, एडिशंस और अल्टरेशन ऑफ रिपेयर्स टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन टू द सेड इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को कैपिटलाइज किया जा रहा है, कैपिटलाइज मतलब प्रॉपर्टी का वैल्यू को बिल्ड किया जा रहा है। जैसे आप लोग कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़े होंगे रे बाबा, इनकम टैक्स में कैपिटल गेन में कैपिटलाइजेशन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाँ, जिसमें वैल्यू बढ़ता है बिल्डिंग का, प्रॉपर्टी का या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या बोला, रिकंस्ट्रक्ट, रिनोवेट, एडिशंस, अल्टरेशन ऑफ रिपेयर्स टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन टू द सेड इमूवेबल प्रॉपर्टी। Thus, if reconstruction, renovation, addition or alteration or repairs are not capitalized, अगर वो कैपिटलाइज नहीं हो रहा है, it would not tantamount to construction under GST, तो फिर उसको GST में कंस्ट्रक्शन की तरह नहीं माना जाता। Consequently, ITC on work contract service availed for such construction which is not capitalized, whether for any immovable property or for any plant or machinery, would be allowed to all the recipient irrespective of their line of business.
तो सिर्फ आपको आईटीसी तभी मिलेगा जब वो लाइन ऑफ बिजनेस यूज करेगा। मतलब लेबर कॉन्ट्रैक्टर, वर्क कॉन्ट्रैक्टर, कोई वर्क कॉन्ट्रैक्टर में आईटीसी अवेल हो सकता है, ठीक है, बाकी किसी को नहीं। तो चलो इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल देखे तो थोड़ा क्लैरिटी आ जाए सर। Sir, ITC on work contract service availed by a software company for construction of its office. Please tell me. Work contract service availed by a software company for construction of its office. क्या लगता है? कॉन्ट्रैक्ट सॉफ्टवेयर कंपनी को मिला है, लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑफिस का हो रहा है। क्या ये आईटीसी सॉफ्टवेयर कंपनी को मिलेगा? हाँ सर, सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है। एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, दूसरा ऑफिस कंस्ट्रक्ट करता है। हाँ দুটো से আলাদা হয়ে नहीं যাচ্ছে। होगा इसका नहीं business होगा, हाँ, इसीलिए तो ब्लॉक्ड है, भले ही वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना हो। CDN company, a work contractor of Noida, has been awarded a contract for construction of a commercial complex in Lucknow. The firm avails service of EF and company. ये फर्म जो है ये EF and company का सर्विस ले रहा है, जो लोकल वर्क कॉन्ट्रैक्टर ऑफ लखनऊ है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ITC on such work contract service availed by CDN company मिलेगा ना? हाँ एकदम लाइन ऑफ बिजनेस है ना, एकदम टोटली। CD कंपनी नोएडा का है, उसको कंस्ट्रक्शन का काम मिला लखनऊ में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स करने का। वो लखनऊ में जाके वहाँ का लोकल जो है EF एंड कंपनी का सर्विस ले रहा है, तो फिर उसमें जो भी GST का ट्रांजैक्शन बनेगा वो अवेल करने का पूरा हक है CDN कंपनी को, एकदम लाइन ऑफ बिजनेस है। तो बस बात यही है, लेकिन लॉ है ना, इसलिए अलग अलग डेफिनेशंस को क्लियरली आपको बताते हैं। ITC on work contract service availed by an automobile company for construction of a foundation on which a machinery to be used in production of process to be mounted permanently, मतलब permanently अर्थ के साथ अटैच्ड होगा। ITC on work contract service availed by a automobile company for construction of a foundation on which a machinery is to be mounted permanently. सर कंपनी ऑटोमोबाइल है, लेकिन उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए कुछ ऐसा फाउंडेशन बनाना पड़ेगा जो एकदम परमानेंटली अर्थ के साथ मतलब बनेगा, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर है, टू बी यूज्ड इन दी प्रोडक्शन पर्पस, ऑटोमोबाइल के लिए। भले ही वो कंपनी ऑटोमोबाइल है, बट जो भी कंस्ट्रक्शन वो कर रहा है वो अपने ही प्रोडक्शन पर्पस के लिए कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि ऑफिस बिल्डिंग बना रहा है, ठीक है। तो ये मिलेगा बिकॉज ये उसके बिजनेस के कारण ही है, इसलिए ITC अलाउ किया गया। ITC on work contract service availed by a manufacturing company for construction of pipelines to be laid outside its factory. ये पहले भी बोला आपको, फैक्ट्री के बाहर पाइपलाइन बना बैठाओगे तो क्या मिलेगा ITC? ना सर, नो सर नहीं मिलेगा, ये पहले भी हो गया। तो इस तरह से काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर और भी तो एग्जांपल है, चलो देख लेते हैं। Consulting firm has availed service of work contractor for repairing of its office building. Consulting firm has availed service of a work contractor for repair of its office building. The company has booked such expenditure in its profit and loss account. Consulting firm ये जो भी खर्चा कर रहा है ना, ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक कर रहा है। तो अगर आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको कैपिटलाइज कर रहे हो ना एक्सपेंस को, तो फिर इसका ITC आपको मिलेगा। यही बात मैं आपको शुरू में समझा रहा था कि कैपिटलाइज होगा तो आपको मिल सकता है, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक करोगे तो आपको मिल सकता है। टेलीकम्युनिकेशन के केस में has availed service of a work contractor for repair of its office building, the company has capitalized such expenditure. कंपनी ने इसको कैपिटलाइज कर दिया, वो प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू कर दिया। सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते सर हो एज मतलब टेलीकॉम कंपनी है तो उसको नहीं मिलेगा। तो नहीं, बात यहाँ पर ऐसा है कि आप उसको कैपिटलाइज कर रहे हो कि प्रॉफिट एंड लॉस में दे रहे हो। प्रॉफिट एंड लॉस में कर रहे हो मतलब आप रेवेन्यू कर रहे हो। एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना मतलब रेवेन्यू नेचर का होगा, तभी ना प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है। कैपिटल नेचर का चीज तो बैलेंस शीट में जाता है, हाँ है ना। तो यहाँ पर हाँ आप जब उसको रेवेन्यू नेचर कर रहे हो तो आपको ITC मिलेगा, ठीक है, बिकॉज वो बिजनेस मतलब यहाँ कैपिटल नेचर हो गया है। लेकिन ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हैज अवेल्ड सर्विस ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्टर टू रिपेयर ऑफ इट्स ऑफिस बिल्डिंग, बट इसका जो खर्चा है
वो बिजनेस में कैपिटलाइज कर दिया तो बैलेंस शीट आइटम बना दिया, तो कैपिटल नेचर का होने से उसको आईटीसी ब्लॉक कर देगा। यही मेन फर्क है, यही मैं आपको समझा रहा था। रेवेन्यू नेचर का हो तो आईटीसी मिलेगा, कैपिटल नेचर का हो तो आईटीसी ब्लॉक कर देगा। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में वर्क कॉन्ट्रैक्ट में ये खेल होता है। समझ में आया सर? घर में एक बार आज हाँ क्या सर। करना है, नोट्स शेयर कर देते, नोट्स ऑलरेडी है आप लोगों के पास। কিন্তু লাস্টেরটা দুটো বিজনেস পারপাসও তো আলাদা। नो प्रॉब्लम, बिजनेस पर्पस अलग हो सकता है, मैं आपको यही तो बता रहा था। बिजनेस पर्पस अगर अलग भी हो नो इशू, बट आप अगर उसको कैपिटलाइज कर रहे हो या रेवेन्यू नेचर का हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। वही तो यहाँ पर था पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा था। ये देखिए कंस्ट्रक्शन का मतलब जब समझा रहा था, बता रहा था ना, कंस्ट्रक्शन इंक्लूड रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशंस, अल्टरेशन, repairs to the extent of capitalizations to the said immovable property. If reconstruction, renovation, addition or alteration of repairs are not capitalized, it would not tantamount to construction under GST law. ठीक है? Consequently, ITC on work contract service availed for such construction which is not capitalized, जिसको capitalize नहीं किया गया, whether for any immovable property or for any plant machinery, would be allowed to all the recipient irrespective of their line of business. यही तो पॉइंट है। would be allowed to all the recipient irrespective of their line of business. अगर आप इसको पीएल में एक्सपेंस के तौर पे यूज कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आप लाइन ऑफ बिजनेस में हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, अगर वो कंस्ट्रक्शन बनता है उसका जीएसटी आप क्लेम कर सकते हो। समझ में आया? बट यही चीज अगर आप कैपिटलाइज कर रहे थे हाँ तो फिर आपको नहीं मिलेगा। वही चीज जब आप कैपिटलाइज कर रहे तो फिर आपको नहीं मिलेगा। वो वाला बात भी मैंने यहाँ पर बोला। ये जो यहाँ पर स्टार्टिंग में यही पॉइंट तो बोला था। Thus broadly ITC in respect of construction service is not available when expenses are capitalized in, है ना? लेकिन यहाँ पर ये भी बोला गया था, here it needs to be noted that capitalization of an expense does not depend on whether the taxpayer intends to avail ITC but on the basis of accounting standard as GAAP. ठीक है? तो बेसिकली अगर आप मतलब अगर आप कोई भी खर्चे को कैपिटलाइज कर देते हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, बट अगर आप उसको पीएल में डेबिट करते हो एक्सपेंस के तौर पे, चाहे लाइन ऑफ बिजनेस जो भी हो, और अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है एक्सपेंस के तौर पे दिखाते हो तो फिर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, चाहे भली लाइन ऑफ बिजनेस आपका कुछ भी हो। ये थोड़ा स्पेशल था। सिमिलरली यहाँ पर प्लांट ऑफ मशीनरी पे भी बोला है। मीनिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी मीन्स apparatus, equipments, machinery fixed to earth by foundation or structural supports that are used for making outward supply of goods or service and include such foundation or structural support, but exclude land, building or other civil structure, telecommunication towers and pipelines laid outside the factory premises. इसको plant machinery के अंदर count नहीं किया गया। Thus, ITC on work contract service availed for construction of eligible plant and machinery is allowed to the recipient irrespective of the line of business of such recipient. For instance, ITC on work contract service for construction of machinery fixed on to earth by foundation would be allowed. However, ITC on work contract service for construction of telecommunication tower would be blocked. मतलब अगर वो मशीनरी के अंदर नहीं आता तो फिर उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, पर अगर वो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर आएगा तो फिर उसका सर्विस, उसका आईटीसी आपको मिलेगा। तो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो भी मैंने आपको आज बताया आप प्लीज इसको घर पे पढ़ो, और घर पे पढ़ने के बाद ये जो एग्जांपल्स है उसको एक बार गो थ्रू करो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछो, ठीक है? लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बाकी जो पॉइंट है लाइक क्लॉज DEFGH, ठीक है, कुछ और पॉइंट ब्लॉक क्रिएट कर रह गया जो मुझे बताना चाहिए आपको, तो वो बताने के बाद फिर मैं आपको ये क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस सेक्शन 18 बताऊंगा, तो फिर खत्म हो जाएगा आईटीसी। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में हमारा आईटीसी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप आईटीसी रिलेटेड चैप्टर से एग्जाम भी देना।
तो आई होप कि मैं आपको समझा पाया। फिर भी अगर कोई डाउट आपको रहे घर में गो थ्रू करने के बाद, प्लीज आस्क मी सर। ओके सर, है दादा। ठीक है सर, फिर गुड হ্যাঁ नाइट। স্যার ओके রাখলাম স্যার, গুড নাইট। ओके टाटा। রাখছি দাদা। বাই স্যার ओके सर, टाटा बाय टाटा। सर। बाय 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 सर, बाय बाय सर। बाय सर, बाय। কিছু বলছিস? হ্যাঁ স্যার বল। স্যার বলছিলাম যে ওই স্যালারির বা ওই রেসিডেন্সিয়াল স্ট্যাটাসের যে বলেছিলেন না যে ক্লাসগুলো পাঠিয়ে দেবো, পাঠাইনি নাকি? না 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 স্যার আপনি বলেছিলেন পাঠিয়ে দেবো একদিনের মধ্যে, ওটা একটু তাহলে যদি পাঠিয়ে দেন তাহলে স্যার বেটার হবে। পাঠাচ্ছি পাঠাচ্ছি পাঠাচ্ছি, বাকিগুলো সব কর, পাঠাচ্ছি পাঠাচ্ছি। আচ্ছা বলছিলাম ওই বইগুলো কি কিনতে হবে নাকি আপনি ওই নোটস গুলো প্রোভাইড করে দেবেন? না বই কেন, আমি নোটস তো প্রোভাইড করবো, কিন্তু বই কিনলে একটু সুবিধাই হবে। বেশ কিছু জিনিস আমার কাছে অ্যাভেলেবেল নেই এখন, আমি তাড়াতাড়ি অ্যাভেলেবেল করতে পারছি না, তো বেসিক কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করতে হবে। আমি বইগুলো ট্যাক্স ম্যানের হয়, হ্যাঁ আমি বইয়ের নামগুলো পাঠিয়ে দিচ্ছি লিঙ্ক। চারটে মানে চারটে সাবজেক্টেরই কি কিনবো হ্যাঁ নাকি হ্যাঁ, চারটেরই নিয়ে নে হেল্প হয়ে যাবে। স্ক্যানার বুক টাইপের যেটা বলছিলেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, স্ক্যানারই হয়, ট্যাক্স ম্যানের হয়, আমি বলে দিচ্ছি, আমি লিঙ্ক পাঠিয়ে দিচ্ছি। স্যার আমি দেখছিলাম ট্যাক্স মানে দেখা যাচ্ছে লাল রঙের বুক হয় এটা সম্ভবত এরকম। এরকম লাল অনেক রকমের কালার হয়। স্যার কোয়ালিটিটা পেয়ে যাচ্ছে? কলেস্ট্রিটও পেয়ে যাবি, আর নাহলে অনলাইনে অ্যামাজনেও পেয়ে যাবি। হ্যাঁ অনলাইনে একটু দামটা বেশি দেখাচ্ছে, হয়তো কোয়ালিটি গেলে একটু দামটা কমই হবে হ্যাঁ, আশা করি। যেটা সস্তা হবে সেটাই করে নেবো। তাহলে স্যার আপনি যে লিঙ্কটা পাঠিয়ে দিন, তাহলে স্যার ওই আমি স্পেস যাবো বলছিলাম, যে বলবো তাহলে স্যারকে জিজ্ঞেস করে নেবো, তাহলে তাড়াতাড়ি কিনে নেবো। ঠিক আছে, ট্যাক্স ম্যানের কিনে নে, আমি বলে মানে দিচ্ছি। স্যার স্যার জুনের জন্য কিনবো, তা ওটা ডিসেম্বরে দিয়ে এক্সটেন্ড করা যাবে তো, ধরুন যদি জুনে না হ্যাঁ, হয় সাপোজ? সব প্রবলেম আপডেট তো আমি ক্লাসে করিয়ে দিই, নর্মাল আপডেশন আমি ক্লাসে করিয়ে দিই সব পড়ার মধ্যে, এগুলো যা পড়াই সব আপডেটেড পড়াই, কোনো ব্যাকডেটেড জিনিস পড়াই না। হ্যাঁ এবার না ওটাই বলছি স্যার, ওই মানে ওই বইগুলো জুনের জন্য হ্যাঁ কিনবো। হ্যাঁ, ওগুলোতে হ্যাঁ ওটা ও অ্যাপ্লিকেবল থাকবে। ঠিক আছে, তাহলে আপনি একটু লিঙ্কটা পাঠিয়ে দিন, তাহলে স্যার দেখি সোমগুলোর মধ্যে যদি যাওয়া যায় তাহলে আমি আর স্নেস গিয়ে তাহলে নিয়ে নেবো। ঠিক আছে। ঠিক আছে। হুম, বাই। আচ্ছা।